So hello everyone, welcome to my channel CS Legal World and today we are doing SEBI Takeover Code. ठीक है, SEBI Takeover SEBI Cess Regulation 2011. So firstly I'll let you know what exactly we're gonna do in this chapter and then I'll move ahead with the notes. So firstly सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन 29 बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होगा इस चैप्टर का. उसके बाद वी गना कवर रेगुलेशन 3, उसमें टोटल 5 सब सेक्शंस है दैट वी गना कवर. देन वी गना कवर रेगुलेशन 4, वी गना कवर रेगुलेशन 5. रेगुलेशन 5 भी काफ़ी बड़ा है. वी गना कवर रेगुलेशन 6, वी गना कवर रेगुलेशन 7, वी गना कवर रेगुलेशन 9. सो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. बहुत क्लियर और बहुत क्लियर कट पढ़ने वाले विद एग्जांपल्स. ठीक है, रेगुलेशन 10 जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें सारे एक्सेप्शंस हैं. सो अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर को पढ़ना कैसे. सबसे पहले ये रेगुलेशन 29 क्यों लिया है, इसका रीज़न है इसके पीछे. ये करने के बाद आप ये समझ चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें. रेगुलेशन 10 जो है वो काफ़ी बड़ा है और एक्सेप्शंस है. ये जो रेगुलेशन आप पढ़ रहे हो 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9, इसका जो रेगुलेशन 10 है वो एक्सेप्शंस है कि ये एक्सेप्शन रहेगा तो आप इनको वायलेट करोगे तो चलेगा क्या, तो चलेगा. तो रेगुलेशन 10 जो है काफ़ी बड़ा है. दैट गोना कम इन द नेक्स्ट वीडियो. सो बेसिकली दिस चैप्टर वुड कवर इनटू 4 वीडियोस. ठीक है, 4 पार्ट दिस वुड बी कवर्ड. सबसे पहले ये वीडियो में ये वाला पार्ट कवर होगा. नेक्स्ट वाले में रेगुलेशन 10 होगा और रेगुलेशन 8 होगा. ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगा उसमें बाकी के सारे उसके बाद मैं ये एग्जांपल्स कनेक्ट कराऊंगी कि ये जो हमने किया उसके बाद रेगुलेशन 10 जो किया वो एप्लीकेबल कैसे होगा, उसके केस लॉस. पूरे उस सेशन में सिर्फ केस लॉस लेंगे. इन द 4th पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी कैन कवर द रेस्ट रेगुलेशन विच इज़ 30, 31. आई गेस 30, 31 भी आई कैन टेक नाउ. सो 30, 31 वी कैन डू टुडे इटसेल्फ. ऑलराइट, 30, 31 भी हम आज करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो का उसमें हम करेंगे 11, 12 जितने भी बचे सेक्शंस हैं उसके बाद वी गना कवर दैट. सो आई होप वी अंडरस्टूड दैट कि व्हाट एग्जैक्टली वी गना कवर. ऑल्सो दिस इज एप्लीकेबल टू CS, CA, CMA एवरीवन एंड CS में एक्जी को भी एप्लीकेबल है और प्रोफेशनल को भी एप्लीकेबल है. सबके सिलेबस में ही है. सो वी अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली वी गना डू. सो वी गना स्टार्ट इन नेक्स्ट मोमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली वी आर कवरिंग रेगुलेशन 29. लेट्स अंडरस्टैंड रेगुलेशन 29 बोलता क्या है. रेगुलेशन 29(1) क्लियरली बोल रहा है एक्वायरर या फिर पैक. सो यू हैव टू ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द एक्वायरर मीन्स. सो लेट्स मूव इनटू द डेफिनेशन ऑफ एक्वायरर. सो वी कैन कवर द 2 डेफिनेशंस नाउ कि एक्वायरर कौन होता है, टारगेट कंपनी कौन होती है. सो बेसिकली देखना यहाँ पे एक्वायरर मतलब कोई भी पर्सन. ठीक है, एक्वायरर मतलब कोई भी पर्सन जो एक्वायर कर रहा है या फिर विलिंग टू एक्वायर है शेयर्स या फिर वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल ऑफ टारगेट कंपनी. ठीक है, ये 3 डेफिनेशन करेंगे एक्वायरर, टारगेट कंपनी एंड कंट्रोल. सो एक्वायरर कौन हुआ बेटा, कोई भी पर्सन जो एक्वायर करे या विलिंग टू एक्वायर है टारगेट कंपनी का शेयर्स, वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल. एक्वायरर जो है ना वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लिबरल इंटरप्रिटेशन है इसका, कोई भी हो सकता है. कंपनी आर्टिफिशियल में कौन बेटा, कंपनी भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है. तो एक्वायरर इज नॉट नेसेसरी दैट एक्वायरर हैज़ टू बी इंडिविजुअल. एक्वायरर कैन बी एनी पर्सन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एनीबडी. ठीक है, एक्वायरर कोई भी हो सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टारगेट कंपनी कौन है. एक्वायरर जो है शेयर्स, वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है टारगेट कंपनी की. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टारगेट कंपनी कौन है. सो टारगेट कंपनी बेटा यहाँ पर देखना सेक्शन 2Z में बता रहा है लिस्टेड इंडियन कंपनी होगी या फिर लिस्टेड इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या फिर लिस्टेड कॉर्पोरेशन होगी जिसका शेयर्स, वोटिंग राइट्स और कंट्रोल इज बीइंग एक्वायर्ड बाय एक्वायरर और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट. पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब होता है जो एक्वायरर के साथ है. वेदर सेबी टेकओवर कोड 2011 इज एप्लीकेबल और नॉट. ठीक है, डाइची सैंक्यो एक्वायर्ड रैनबैक्सी, ये सब केस लॉज है जो आप करोगे आगे जाकर. सो डाइची सैंक्यो ने एक्वायर किया था रैनबैक्सी को. तो ये केस लॉ जब समझा होगा तभी तो आप बता सकते हो ना कि टेक ओवर 2011 एप्लीकेबल होगा या नहीं. सो दैट्स अनदर थिंग. ठीक है, फिर देखना
SEBI takeover code 2011 is applicable only if the body corporate being acquired is covered under the definition of target company. टारगेट कंपनी कौन हो सकता है? क्या किसी भी पब्लिक कंपनी को उठा के आप बोल दोगे क्या कि ये टारगेट कंपनी है? तो पहली बात तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि SEBI टेकओवर कोड लगता ही लिस्टेड कंपनी पे है, ठीक है। अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी को अक्वायर कर रहे हो तो SEBI टेकओवर कोड पिक्चर में ही नहीं आएगा ना। SEBI तो लिस्टेड को संभालता है, या फिर कंपनी इज विलिंग टू लिस्टेड, या कंपनी इज बीइंग इन अ प्रोसेस टू बी लिस्टेड। अगर भाई कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो SEBI तो मुंह हटा लेगा, बोलेगा अनलिस्टेड है ना, चल निकल, मैं तेरे को नहीं रेगुलेट करने वाला हूँ। सो लिस्टेड का इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या फिर लिस्टेड इंडियन कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, कॉर्पोरेशन हो, जिसके शेयर्स वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल इज बीइंग अक्वायर्ड बाय द अक्वायरर या फिर पैक। सो दैट्स द टारगेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। दिस लिस्टेड कंपनी हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेशन या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग? आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अब ये एग्जाम्पल शायद आप समझ जाओ, बट इतना ही है, टारगेट कंपनी यही है। नाउ वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कंट्रोल क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा था कंट्रोल, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बट कंट्रोल जब पिक्चर में आएगा रेगुलेशन 5 में, तब कंट्रोल का डेफिनेशन भी साथ में देख लेंगे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रेगुलेशन 29। सो रेगुलेशन 29 क्या बोल रहा है बेटा? 29 का सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि अक्वायरर या फिर पैक, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, दोनों भी या दोनों में से कोई एक। सो अक्वायरर या फिर पैक अक्वायर कर रहा है शेयर्स या फिर वोटिंग राइट किसका? टारगेट कंपनी का, जो 5% या फिर उससे ज़्यादा है। इन दैट केस he need to give disclosure as per regulation 29. He has to give disclosure within 2 working days to stock exchange, all the stock exchange where his securities are listed, plus target company. 2 days of what? मतलब कौन से 2 days से? डिस्क्लोजर विद इन 2 days ऑफ वॉट? 2 days ऑफ रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या फिर एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स वोटिंग राइट कर लिया हो, तो वहाँ से 2 दिन में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसमें अमेंडमेंट क्या है, रिसेंट अमेंडमेंट, कि अगर कंपनी लिस्टेड है इन यू नो इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, तो ट्रिगर पॉइंट 5% के बदले 10% और मोर हो जाएगा, एंड तब डिस्क्लोजर उसको देना पड़ेगा। फर्दर एक्सीडिंग 2%, तो यहाँ पे फर्दर एक्सीडिंग 2% वाला भी केस है, वो 29(2) में देखना क्या बोल रहा है कि अक्वायरर या फिर पैक ऑलरेडी होल्डिंग 5% और मोर वोटिंग राइट इन अ टारगेट कंपनी, और उससे डिस्क्लोजर दे भी दिया होगा 5% या उससे ज़्यादा है, तो फिर से वो 1 साल में अगर अक्वायर कर रहा है या फिर डिस्पोज कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो अक्वायर ही करे, वो अक्वायर करे या फिर बेचे, लेकिन 2% से ज़्यादा का एक्टिविटी हो रहा है, वेदर ही सेल्स इट ऑफ, वेदर ही परचेज इट ऑफ, तो भले उसकी होल्डिंग 3% हो जाए, 5% से 2% कम हो जाए, लेकिन अगर वो 2.5% खरीद रहा है या 2.5% बेच रहा है, 2% से ज़्यादा 2.1% भी हो रहा है, इन दैट केस ही नीड टू गिव डिस्क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज, ऑल स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन द टारगेट कंपनी। अब इसमें अमेंडमेंट यही है कि IGP अगर आपके शेयर्स IGP पे लिस्टेड है, इन दैट केस 5% के बदले हम 10% या मोर या फिर ज़्यादा लेंगे, या और ये जो 2% वाला केस बोला इन 1 फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर ये हो जाएगा 5%। 29(4) क्या बोल रहा है बेटा? शेयर्स टेकन बाय वे ऑफ एनकम्बरेंस शैल बी ट्रीटेड एज एन एक्विजिशन। शेयर्स टेकन बाय वे ऑफ एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस क्या होता है वो आगे देखेंगे। शैल बी ट्रीटेड एज एन एक्विजिशन, शेयर्स गिवन अपॉन एनकम्बरेंस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल। सो एक्विजिशन और डिस्पोजल के बारे में बात की गई है कि एनकम्बरेंस क्या होता है, देखना यहाँ पे। सो ये एक्वायरर है, ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के एक्वायर्ड केस ने ऑलरेडी 5% शेयर्स उसने डिस्क्लोजर दे दिया 29(1) में। अब ये जो एक्वायरर है ना, ये प्लेज कर रहा है अपने शेयर्स और लोन ले रहा है, 5% शेयर्स को प्लेज कर दिया इसने, ये प्लेजर हो गया, अब ये प्लेजी हो गया और इसने लोन ले लिया, ठीक है। सो एज पर रेगुलेशन 29(4) he would also need to give disclosure as per 29(1). इसको भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा 29(1) में, जैसा डिस्क्लोजर देने बोला है इसको भी वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो प्लेज है ना, जिसका 5% शेयर इसने प्लेज कर दिया है ना, इसको दे दिया है ना, तो ही वुड ऑल्सो नीड टू गिव द डिस्क्लोजर। अब इसमें एक्सेप्शंस भी है कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC, वेदर डिपॉजिट टेकिंग या फिर हैविंग 500 crore assets or more, so they don't need to give the disclosure, so they are exempt from it. So that is what it has said here, that shares taken by way of encumbrance shall be treated as an acquisition. इसने shares by way of encumbrance लिया है तो हम उसको acquisition मानेंगे, या फिर shares given upon encumbrance shall be also be treated as disposal, वाइस वर्सा।
ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी इसका एग्जाम्पल देने की बारी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी है, ठीक है। अगर ये 2% शेयर्स लेता है या 2% वोटिंग राइट लेता है, ठीक है, वोटिंग राइट पकड़ के चलते, 2% वोटिंग राइट अक्वायर कर रहा है टारगेट कंपनी का, उसको कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट या फिर डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, विच इज कॉल्ड एज PADPS इन माई लैंग्वेज, ठीक है। 4% तक ले लिया, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही ये 5% टच कर रहा है, रेगुलेशन 29 बोलता है भाई मेरे को पहले डिस्क्लोजर तो दे, ठीक है, देखो कोई PADPS देने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर टू मी। डिस्क्लोजर टू होम? टारगेट कंपनी प्लस ऑल स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। अंडरस्टूड दैट। ऑल्सो 29(2) ये बोलता है कि भाई 5% या उससे ज़्यादा तो होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उन्हें डिस्क्लोजर दे दिया होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चल कि 1 साल में 2% से ज़्यादा अक्वायर मत करना अगर डिस्क्लोजर नहीं देना है तो, और अगर अक्वायर कर रहा है तो फिर देखो 2% से जैसे ही एक्सीड होता है देखो मेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को और टारगेट कंपनी को। डिड यू गेट दैट? सो दिस इज ओनली दिस थिंग टू रेगुलेशन 29। नाउ रेगुलेशन 30 अभी नहीं करा रही हूँ। रेगुलेशन 30 समझने के लिए आपको 30 समझने के लिए आपको रेगुलेशन 3 पहले समझना पड़ेगा। सो वी गोना डू रेगुलेशन 3 फर्स्ट एंड साइमल्टेनियसली वी गोना लिंक रेगुलेशन 3 विथ रेगुलेशन 30। ऑलराइट, सो डिस्क्लोजर ऑफ एनकम्बर्ड शेयर्स। अब मैंने क्या अभी मैंने आपको बताया था कि एनकम्बर्ड शेयर्स किसको बोलते हैं। ये प्लेज वाला जो सीन था, तो मिस्टर जेड जो है वो प्लेज ही है, उसको भी उसने प्लेज किए, उसने लोन ले लिया, इसको लोन दे दिया, ऐसे शेयर्स ले लिए, तो ये शेयर्स ले रहा है किसी टारगेट कंपनी का, तो बन गया ना एक्वायरर, ये भी बन जाता है, तो इसको भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या बोला है? डिस्क्लोजर ऑफ एनकम्बर्ड शेयर्स। अब ये क्या है देखना, प्रमोटर या फिर पर्सन एक्टिंग इन कंसोर्ट ऑफ टारगेट कंपनी, अगर ये लोग डिस्क्लोजर दे रहे विदिन, ये लोग को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा विदिन 7 days ऑफ क्रिएशन, इन्वोकेशन या फिर रिलीज ऑफ एनी एनकम्बरेंस टू टारगेट कंपनी टू शेयर स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ देखना, ये प्रमोटर की बात भी कर रहा है और पर्सन एक्टिंग कंसर्ट की बात भी कर रहा है। रेगुलेशन 31 स्पीक्स अबाउट कि प्रमोटर या फिर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट ऑफ टारगेट कंपनी, ऑफ विच कंपनी बेटा, ऑफ विच कंपनी, टारगेट कंपनी का कोई प्रमोटर है या फिर पैक है, उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। कोई भी क्रिएशन कर रहा है, क्रिएशन मतलब वो क्रिएट कर रहा है प्लेज, ठीक है। इन्वोकेशन मतलब वो इन्वोक कर रहा है, और रिलीज़ मतलब वो कैंसिल कर रहा है, प्लेज कैंसिल कर रहा है, ठीक है। इन्वोकेशन मतलब वो इन्वोक हो रहा है, उसका प्लेज इन्वोक हो रहा है। क्रिएशन क्रिएट करना, इन्वोक करना, चालू करना। सो इफ एनी एनकम्बरेंस टू एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी को क्या देना पड़ेगा बेटा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। दैट इज़ व्हाट सेड इन रेगुलेशन 31। ऑल्सो नीड टू गिव डिस्क्लोजर दैट कि प्रमोटर या फिर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट हैज़ नॉट मेड एनी एनकम्बरेंस अदर देन दोज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड। मतलब ये तो 7 दिन की जैसे जैसे आप क्रिएट कर रहे हो प्लेज या इन्वोक कर रहे हो या रिलीज़ कर रहे हो, तो 7 days के अंदर तुरंत आपको बताना पड़ेगा प्रमोटर प्लस पैक को। लेकिन आपको ईयरली डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा दैट अपार्ट फ्रॉम द मैंशनड अबव देयर इज़ नो सच एनकम्बरेंसेस इन दिस पर्टिकुलर ईयर। दिस disclosure has to be given annually and to stock exchange and target company within 7 days of every financial year, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे, उसके बाद रेगुलेशन 31 ऑफ कोर्स ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एग्जाम्पल्स। तो देखना सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये ना RT है, रोशनी त्रिपाठी है, ठीक है। ये है मिस्टर जेड, ठीक है। और RT के पास ना ऑलरेडी 7% ऑफ शेयर्स है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास ना रिलायंस के 7% शेयर्स है ऑलरेडी। मैंने 5% शेयर मैंने 6-7% डायरेक्ट ले लिया था, एक्वायर कर लिया था। उसके बाद जो भी मेरे को डिस्क्लोजर देना था रेगुलेशन 29 में वो मैंने दे दिया, ठीक है। अब ऑलरेडी मेरे पास शेयर्स है 7%। ये 7% शेयर ना मैं मिस्टर जेड को प्लेज कर रही हूँ, ये 7% शेयर में मिस्टर जेड को प्लेज कर रहे हो, तो मिस्टर जेड को भी 29(4) के अंडर क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को और टारगेट कंपनी को, ठीक है। मैंने प्लेज कर दिया ना शेयर्स। अब ये अगर मैं लोन नहीं चुका पाई तो ऑब्वियसली ये शेयर्स इसके हो जाएंगे, तो ही ऑल्सो हैज़ टू डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी। अंडरस्टूड दिस मच? देन द नेक्स्ट वन दैट कम्स हियर कि रोशनी त्रिपाठी है, उसने प्लेज कर दिया शेयर्स मिस्टर जेड को। ऑलरेडी 7% होल्ड करके रखा था रिलायंस का, वो प्लेज कर दिया मैंने इसको।
अब ये तो नॉर्मल था, कोई पर्सन, एनी पर्सन था, प्लेज कर दिया शेयर्स लेके, तो कोई बात नहीं, आपको एक ही डिस्क्लोजर देना है। आपको तो डिस्क्लोजर देना भी नहीं है, वो पर्सन देगा डिस्क्लोजर, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रमोटर हो या पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट हो उसके साथ, तो आपको भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी 7% शेयर आपने प्लेज किया, मतलब आपने इन्वोक किया, क्रिएशन ऑफ प्लेज इज डिफरेंट, इन्वोक किया, रिलीज़ किया, तो विद इन 7 days ऑफ सच क्रिएशन, इन्वोकेशन या फिर रिलीज, आपको स्टॉक एक्सचेंज प्लस टारगेट कंपनी को बताना पड़ेगा। मिस्टर जेड, ठीक है, जो अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, scheduled commercial bank, PFI, HFC, systematically NBFC, they don't need to give the disclosure। तो अगर मिस्टर जेड प्लेजी जो है वो ये लोग नहीं है जो मैंने अभी बताया, इन दैट केस ही ऑल्सो नीड्स टू गिव द डिस्क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी। इतना समझ में आया। फिर रेगुलेशन एग्जाम्पल 3 क्या है देखना, कि प्रमोटर है, उसके पास ऑलरेडी 7% शेयर्स है रिलायंस के, तो उसने ऑफकोर्स डिस्क्लोजर दे दिया है रेगुलेशन 29 के हिसाब से, विद इन 7 days ऑफ क्रिएशन 31 के हिसाब से। अब ये वाला क्या चीज़ है देखना, कि ये बंदा प्रमोटर है। अगर ये प्रमोटर है तो वी ऑल नो दैट रेगुलेशन 31 के हिसाब से जैसे इन्वोक, क्रिएट या फिर रिलीज़ होगा प्लेज, द चार्ज ऑफ कोर्स, द एनकमरेंस, जैसे वो ये होता है ये सब चीज़ें, तो रेगुलेशन 31 के हिसाब से 7 days में आपको देना है बेटा, स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी को डिस्क्लोजर देना है। अब ये बंदा प्रमोटर है, रोशनी त्रिपाठी प्रमोटर है, तो ठीक है, इसने बैंक से प्लेज कर लिया है, तो बैंक तो कम्स अंडर द एक्सेप्शंस ओवर हियर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये लोग को देने की ज़रूरत नहीं है रेगुलेशन 31 में, ये लोग को देने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी 29(4) में क्या देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, डिस्क्लोजर देने की ये लोग को ज़रूरत नहीं है। और प्रमोटर जो है वो डिस्क्लोजर देगा अंडर रेगुलेशन 31, अंडर रेगुलेशन 31, बिकॉज हमने ये देखा प्रमोटर के बारे में कि कोई प्रमोटर है और वो टारगेट कंपनी के शेयर्स को अक्वायर कर रहा है ना, तो विद इन 7 days ऑफ सच इन्वोकेशन, क्रिएशन, रिलीज ऑफ दैट चार्ज, we have to go to the we have to do what, we have to give the disclosure to stock exchange and all target company, all stock exchange and target company, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना आरटी जो है उसके पास ऑलरेडी 7% शेयर्स है रिलायंस के। अब ये बैंक है और ये एनी पर्सन है, तो एनी पर्सन को तो डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और बैंक को भी डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो 29, 30, 31 कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज़ हाउ द एग्जाम्पल्स गॉट ओवर। नाउ वी गना मूव हेड विथ रेगुलेशन 3। रेगुलेशन 3, अच्छा बिफोर वी गो हेड आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल, ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। मेरा मोटिवेशन ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ इतना है दैट दिस क्लास शेल रीच टू एवरी सिंगल चाइल्ड, एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल CA स्टूडेंट, CMA स्टूडेंट हु वांट्स टू रियली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। एंड द अदर पार्टीज़ की जो क्लासेस नहीं ले पा रहा है, जो यूट्यूब पे डिपेंडेंट है कि मैं यूट्यूब पे लेक्चर देख लूँगा, तो उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए अननेसेसरी बातों पे। इसलिए बहुत क्लियर कट, बहुत डायरेक्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ topic to topic we are discussing, all right? And everyone I am requesting from bottom of my heart that you should really make this such kind of videos where you are really getting to learn something. You should really share it to the maximum students who basically are not getting financially not stable to take the lectures and everything like that. So maximum to maximum you share, on also subscribe to my channel, so I also get motivated. See, I'm getting nothing out of it, I'm making this video, I'm of course getting nothing out of it, but I really want everyone who's watching my video to at least subscribe my video, so that इवन मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगी यार कि ठीक है, इतने सब्सक्राइबर्स है, इतनी फैमिली है मेरी, इनके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, इनके लिए मैं वीडियोस पहुँचा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम। ऑफ कोर्स रेगुलेशन 3 करने वाले हैं। ये रेगुलेशन 3 का लॉ वाला लैंग्वेज है, जो कि पहले मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पहले क्रक्स बताने वाली हूँ, फिर हम लोग लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखना, अक्वायरर शेल नॉट अक्वायर शेयर्स, मतलब अक्वायरर कौन, अभी हमने देखा कि अक्वायरर कौन है, टारगेट कंपनी कौन है,
ठीक है, बताने की ज़रूरत है क्या फिर से एक्वायरर कौन है? तो एक्वायरर मतलब कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, अगर वो आपके शेयर्स या फिर वोटिंग राइट को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, ऑफ कोर्स शेयर्स या फिर वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल ऑफ योर मैनेजमेंट, सो दैट पर्सन इज एक्वायरर। एक्वायरर के साथ पैक भी हो सकता है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट भी हो सकता है। तो एक्वायरर शेल नॉट एक्वायर शेयर्स या फिर वोटिंग राइट ऑफ अ टारगेट कंपनी अगर पुराने और नए मिलके 25% या 25% और मोर वोटिंग राइट हो रहा है। शेयर्स बोला क्या कि 25% और मोर शेयर्स हो गया तो फिर एक्वायरर नहीं खरीद सकता, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, मैंने 25% और मोर वोटिंग राइट बोला है। अनलेस ही गिव्स PA DPS, PA विच इज़ पब्लिक अनाउंसमेंट, DPS विच इज़ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। PA मतलब ओपन ऑफर दे रहा है। ओपन ऑफर क्या है? दैट्स ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट। सो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट कोई भी एक्वायरर अगर एक्वायर कर रहे हैं 25% शेयर्स इन अ टारगेट कंपनी तो उसको PA DPS देने की ज़रूरत नहीं है विदाउट एक्वायरिंग 25% वोटिंग राइट। सो लेट्स से द पर्सन के पास DVR वाले शेयर्स है जिसमें उसके पास शेयर्स तो लेकिन वोटिंग राइट कम है, ठीक है, वोटिंग राइट शेयर्स ले लिया उसने 50, वोटिंग राइट है उसका 12.5%, तो उसको PA DPS देना पड़ेगा क्या? कौन सा कंट्रोल है भाई उसका? वोटिंग पे तो सारी चीज़ें निर्भर होती, सारे रेजोल्यूशन निर्भर होते हैं। शेयर्स देके थोड़ी ना आप हमारी शेयर कंपनी को कंट्रोल कर लोगे, आपको तो वोटिंग राइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर 25% शेयर्स इज एक्वायरिंग बट 25% इज नॉट इक्विवेलेंट टू 25% वोटिंग राइट, तो यू डोंट नीड टू गिव PA DPS बिकॉज आर वी टॉकिंग अबाउट शेयर्स? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट 25% या मोर वोटिंग राइट होना चाहिए। सो एक्वायरर शेल नॉट एक्वायर शेयर्स या फिर वोटिंग राइट ऑफ अ टारगेट कंपनी अगर पुराने और टोटल नए मिलके 25% और मोर वोटिंग राइट हो रहा है, अनलेस ही गिव्स PA DPS। PA DPS दे रहा है तो भाई तू 50 कर ले, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। PA DPS दे रहा है तो 25 क्या तो 50 कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 25% जैसे तेरा ट्रिगर टच होता है 25% ऑफ मोर वोटिंग राइट, इन दैट केस यू हैव टू गिव PA DPS। Any acquirer acquired 25% shares in a target company resulting into acquisition of 25% voting right, 25% one vote one share है, in that case you of course need to give PA DPS। अगर आपके पास SR इक्विटी शेयर्स है, मतलब कि आपके पास शेयर्स तो नहीं, आपके पास 20 शेयर्स है लेकिन आपका वोटिंग राइट क्रॉस हो रहा है 25% और मोर, इन दैट केस यू नीड टू गिव PA DPS। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ का लैंग्वेज कैसे लिखा है, इसको कैसे ड्राफ्ट किया इसको, ठीक है। बेसिकली रेगुलेशन 3 को हम बोलते हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट। सब्सटेंशियल एक्विजिशन क्यों बोलते हैं? 5% और मोर वोटिंग ये टच हो जाता है ऑफ कोर्स वोटिंग राइट या फिर शेयर्स, इन दैट केस हम लोग डिस्क्लोजर दे देते हैं रेगुलेशन 29 में। एंड 2% एक्सीडिंग जब होता है तो हम लोग क्या देते हैं, वापस से डिस्क्लोजर देते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर देखना ट्रिगर पॉइंट रेगुलेशन 3 जो है ना वो बेसिकली दो चीज़ के बारे में बात करता है, ट्रिगर पॉइंट एंड क्रीपिंग एक्विजिशन विच इज़ 3.2। सो रेगुलेशन 3.1 बोलता है दैट कोई भी एक्वायरर शेयर या वोटिंग राइट एक्वायर इन नो एक्वायर शेल एक्वायर, किसी भी एक्वायरर को बेसिकली शेयर या फिर वोटिंग राइट इन अ टारगेट कंपनी को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इंडिविजुअल ना पैक के साथ, जहाँ पे उसका 25% और मोर ऑफ वोटिंग राइट हो रहा है, अनलेस ही गिव्स PA DPS। PA DPS इज नथिंग बट एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ सच टारगेट कंपनीज 26% ऑफर साइज आप दे रहे हो रेगुलेशन 7 के हिसाब से। तो वही बात हो गई ना, मैंने अभी आपको क्या समझा यहाँ पे कि 25% और मोर वोटिंग राइट हो रहा है तो आपको PA DPS देना पड़ेगा। यहाँ पे घुमा फिरा के क्या लिखा है कि कोई भी एक्वायर नहीं कर सकता शेयर्स या फिर वोटिंग राइट इन अ टारगेट कंपनी अनलेस दैट 25% और मोर ऑफ वोटिंग राइट्स इन सच कंपनी, अनलेस दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज एंड अनलेस ही गिव्स PA DPS। मतलब कि कोई भी एक्वायरर शेल नॉट एक्वायर वोटिंग राइट और टारगेट कंपनी दैट एक्सीड्स 25%, दैट इज क्रॉसिंग इट इज ईदर बीइंग 25% और मोर ऑफ टारगेट कंपनी मोर ऑफ वोटिंग राइट, सॉरी, अनलेस ही गिव्स PA DPS। सिर्फ इतनी सी बात है, 3.1 डन। अब ये कुछ केसेस है जो मैं बात करी थी कि एक सेशन में मैं आपके सिर्फ केस लॉज दूंगी, ये मैं आपको तभी ले सकती हूँ जब रेगुलेशन 10 हमारा पढ़ के हो गया हो। तो इसको केस लॉ को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू कवर रेगुलेशन 10, सो वी कैना वेट फॉर दिस वन। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हर रेगुलेशन के पीछे केसेस है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हमको क्या करना, देख रहे हो ये सारे केस लॉज ये करने से पहले रेगुलेशन 10 करना पड़ेगा। तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है, 3rd वीडियो इससे केस लॉ का जाएगा।
और ये वीडियो लेने के बाद भी मैं डिसाइड करूँगी ये केसेस आपके साथ लेने हैं या नहीं लेने। दैट्स गोना डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर कि 1 कि मेरे ये कितने हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हो रहे हैं, हो रहे या नहीं हो रहे, आई डोंट केयर। आई विल सी मैक्सिमम वोटिंग। अगर ज़्यादा वोट आते हैं या ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कमेंट करके कि या फिर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, 600 to 700 1000 व्यूज़ आ गए कि लोग देख रहे हैं वीडियो को, एनी विच इज़ माई मोटो इज़ टू मैक्सिमाइज send this to maximum people. If this is happening, then I'll make the other parts. Regulation 10 तो I'm for sure gonna make this one regulation 10, but case law वाली बनाऊंगी या नहीं, that depends on people. रेगुलेशन 3.2 क्या बोला है देखना, दैट नो अक्वायरर, इसका भी पहले हम लोग क्रक्स देख लेते हैं, उसके बाद ये लॉ वाली लैंग्वेज पढ़ेंगे। इतना ही है इसका कंक्लूजन, इतना ही बोलना चाहता है। आपके पास अगर 25% या मोर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, सबसे पहले हमने क्या देखा था बेटा, अगर मैं इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूँ यहाँ पर, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि अक्वायरर जो है अगर 5% जैसे ही टच करता है टारगेट कंपनी में, उसको 29 के हिसाब से डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ठीक है। और एक्सीड कर रहा है 2% से ज़्यादा हर ईयर में, एक्सीड मतलब 2% हुआ, लेट्स से 5% ऑलरेडी होल्ड कर रहा था, तो अब 2% खरीद लिया या 2% बेच दिया, तो उसको करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, उसको कोई भी डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है, एक्सीड होना चाहिए 2% से ज़्यादा। तो यहाँ तक तो ठीक है, हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं अपने ये वाले एग्जाम्पल में कि एक्वायरर ऑलरेडी 25% और मोर शेयर्स वे वोटिंग राइट हेल्ड करके बैठा है टारगेट कंपनी में, ठीक है। ऑलरेडी एक्वायरर के पास है इतना, तो अब क्या करेंगे, रेगुलेशन 3.2 बोलने की कोशिश क्या कर रहा है बेसिकली कि अब इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। तो अब इस केस में आपको ये अलाउड किया है कि 25% या ज़्यादा है, मोर भी कितना बेटा, 75 से लेस, मतलब 25 to 74 के बीच में, ठीक है। 75 क्यों लिया है यहाँ पे, 75% से लेस क्यों बोला है, क्योंकि 25% तो एटलीस्ट पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए एवरी पब्लिक कंपनी में। वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनी, तो 25% तो हर पब्लिक के पास होनी चाहिए 25% ऑफ शेयर्स। तो 25% से 74% के बीच में अगर आप कैटेगरी में प्रिवेल करते हो, इन दैट केस यू आर एंटाइटल्ड टू अक्वायर 5% ऑफ वोटिंग राइट इन 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब क्या, 25% यू ऑलरेडी होल्डिंग इन सम कंपनी, लेट्स से, ठीक है, इनलिस्टेड कंपनी। अब उसी कंपनी में आप 5% एवरी फाइनेंशियल ईयर में होल्ड कर सकते हो। आई होप यू क्लियर। सिर्फ 5% ही ओनली, 5% से ज़्यादा अगर आप होल्ड करने की कोशिश भी कर दोगे तो पीए और डीपीएस देना पड़ेगा। होल्ड तो कर ही सकते हो, पीए डीपीएस देना पड़ेगा। और पीए डीपीएस देना इतना आराम वाली बात नहीं, इतनी खाव वाली बात नहीं। पीए डीपीएस देने में लोगों के अच्छे घर बैठ गए, बहुत डिफिकल्ट होता है ये। पीए मतलब 26% आप और एक्वायर करने के लिए बोल रहे हो, इट्स नॉट ए जोक। व्हेन वी टॉक अबाउट 26%, 5%, 7% ऑफ लिस्टेड कंपनी, भाई करोड़ों अरबों में पैसे आते हैं, तो इट्स नॉट ए जोक कि हर किसी के बस की बात है। सो आई होप ये एग्जाम्पल यहाँ तक समझा। अब 3.2 पे जाते हैं। सो लॉ की लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं, क्या बोला देखना कि नो अक्वायरर हु टुगेदर विद पैक, मतलब अक्वायरर, वी ऑल नो कि अक्वायरर के डेफिनेशन में पैक आता है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। सो नो अक्वायरर has acquired and holds in accordance with the regulations shares of voting right in a target company, entitling them to exercise 25% or more of voting right in the target company, but less than the maximum permissible non-public shareholding, that is 75%, shall acquire with in any financial year additional shares of voting right in such target company, entitling them to exercise more than 5% of voting rights unless the person is giving PADPS to the target company and the acquirer makes PA of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with this regulation, provided that such acquirer shall not be entitled to acquire or enter into any agreement to acquire shares of voting right exceeding such number of shares would take the aggregate shareholding pursuant to the acquisition above the maximum, मतलब 75% से ज़्यादा भी acquire नहीं कर सकता है वो। अब मैंने कंक्लूजन ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 5% तक वो एक फाइनेंशियल ईयर में विदाउट PADPS दिए बिना भी ले सकता है। अगर उसको PADPS देना है
इन दैट केस 5% से ज़्यादा भी एक्वायर कर सकता है। तो अब इसका लॉ का लैंग्वेज समझने की कोशिश करो दैट कोई भी एक्वायरर पैक के साथ जो है वो टुगेदर होल्ड नहीं करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। कितना? 25% से ज़्यादा और 75% से कम, अनलेस वो PADPS दे रहा है। मतलब इतना तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम किधर आती है बेटा, आप 25% क्या आप 74% भी करो, दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ PADPS देने की बात कर रहे हैं हम, और 25% से ज़्यादा ऑलरेडी अगर आप होल्ड करके रख रहे हो ना, विच इज़ 25% से 74% के बीच में आपकी होल्डिंग है, तो आपको एडिशनल शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट विदाउट गिविंग PADPS आप मैक्सिमम 5% ऑफ वोटिंग राइट आप अक्वायर कर सकते हो इन 1 फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ इतना बोलने की कोशिश हो रही है, दैट्स इट। और बोल रहा है कि इतना भी अक्वायर मत कर लेना कि 75% से ज़्यादा हो जाए, इतना भी मत अक्वायर कर लेना, सिर्फ इतनी सी बात है। अब रेगुलेशन 3(2) को और रेगुलेशन 30 को साथ में पढ़ना है, तो इतना हमको समझ में आ रहा है बेटा, क्रीपिंग एक्विजिशन बोलते हैं इसको, कि 25% और मोर बट लेस देन 75%, इतना अगर मैं शेयर्स होल्ड करके चल रही हूँ, ठीक है, शेयर्स 25% और मोर वोटिंग राइट एज ऑन डेट, मेरे पास 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट है एज ऑन डेट, मैक्सिमम 5% इन 1 फाइनेंशियल ईयर आई कैन अक्वायर विदाउट गिविंग PADPS, या PADPS इज़ व्हाट, ओपन ऑफर विदाउट गिविंग दैट। तो ये इसको ही क्रिपिंग एक्विजिशन बोलते हैं। अब क्रिपिंग एक्वायरर ऑलरेडी क्या कर रहा है बेटा, क्रिपिंग एक्वायरर है, 25% ऑलरेडी होल्ड करके चल रहा है टारगेट कंपनी का, तो मैक्सिमम ही कैन टेक 5% विदाउट गिविंग PADPS, बट 5% से ज़्यादा कर रहा है तो उसको डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इतना तो हम समझ में आ गया हमको। DPS क्या होता है बेटा, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट क्या होता है कि मिनिमम 26% आपको और एक्वायर करना है। अब मतलब मिनिमम मतलब कैसा होता है ना, देखना, 25% आपने क्रॉस कर दिया तो आपको DPS PADPS देना पड़ता है। DPS मतलब जैसे आपने 25% इवन टच भी कर दिया ना, आपको और 26% एक्वायर करने के लिए आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, दैट इज़ DPS। तो मिनिमम 26% का आपको एक्वायर करना पड़ेगा। और सच लेसर नंबर ऑफ शेयर्स विच ensures that acquirer's total shareholding does not exceed 75%। मतलब कि आप ऑलरेडी क्रीपिंग एक्वायरर हो, लेट्स से आप क्रीपिंग एक्वायर हो, 5% एक्वायर करके आप एक साल में आप ऑलरेडी अब लेट्स से कितना बोल सकती हूँ मैं आपको कि आप ऑलरेडी 70% आप होल्ड कर चुके हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिखना मैं कैसे देती हूँ, होल्ड ऑन। ये एक्वायरर है बेटा और ये टारगेट कंपनी है, ठीक है। ये एक्वायरर है और ये टारगेट कंपनी है, ठीक है। एक्वायर ने पहले 25% होल्ड किए थे, PADPS दे दिया था, ठीक है। फिर हर साल 5% 5% 5% 5% 5% करके एक्वायर करते गया। अब उसका जो टोटल एक्वायरिंग है वो लेट्स से 66% हो गई है, ठीक है। टोटल एक्वायरिंग उसकी 66% हो गई है टारगेट कंपनी में। अब वो बोल रहा है कि आप PADPS आपको देना पड़ेगा, लेकिन 75% से ज़्यादा का भी आप नहीं दे सकते हो। मतलब क्या कि हर केस में नॉर्मली क्या होता था, 25% एक्वायर कर दिया, आप 26% का DPS दे दो, ठीक है। लेकिन मेरे को आप एक बात बताओ, 66% बंदा ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, तो वो DPS दे सकता है क्या 26% और 26% और देगा? तब तो उसकी, अगर सबने हाँ बोल दिया, सबने एक्वायर, सबने शेयर्स दे दिए अपने, तो बेचारे की होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 66 + 26 कितना होता है? 66, यहाँ पर देखना, आई होप इज विजिबल। तो 66 + 26, ये क्या हो गया? 26, व्हाट्स रॉन्ग विथ माई कैलकुलेटर, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? 66 + 26, 92% होल्डिंग चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि 25% तो अभी भी पब्लिक के पास होना चाहिए ना। क्यों ये 25% का सिस्टम है बेटा? ये आगे आपको पता चलेगा, ये डीलिस्टिंग के प्रोसेस में आ जाता है, जो कि अभी उसमें भी एक अमेंडमेंट आया हुआ है। तो मैं आपको इसलिए इतने आराम से लेके चल रही हूँ ताकि आप समझ जाओ चीज़ें साइड बाय साइड, ठीक है। तो आपको 75% से कम की होल्डिंग चाहिए। तो कैन आई से दैट कि 75% minus 66%, सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, 75% - 66, मतलब वो 9% का और दे सकता है DPS। अब सिर्फ 9% का दे सकता है, क्योंकि 75% से कम होना चाहिए, तो आई वुड से 8% का दे सकता है सिर्फ। 75 से कम होना चाहिए ना, 8% का दे सकता है सिर्फ। तो लेट्स से कोई एक्वायरर है जो 66% ऑलरेडी होल्ड करके रख चुका है, अब वो कितना वो पब्लिक PA तो देगा। DPS कितने का देगा बेटा? 8% का वो DPS देगा, 8% शेयर एक्वायर करने के लिए और रोएगा वो, ठीक है। इस केस में वो DPS देगा। अंडरस्टूड दिस मच? आई थिंक यू
Do understand what I'm trying to make you understand. Now link regulation 30 with creeping acquisition which is under 3 regulation 3. So regulation 30 क्या बोलता है? कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर. कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है बेटा? सो कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? दैट एवरी पर्सन अदर देन प्रमोटर. मैंने क्या बोला? कोशिश करना समझने की. एवरी पर्सन अदर देन प्रमोटर. आई होप इट्स विजिबल. दिख रहा है ना? चलो, तो कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? एवरी पर्सन अदर देन प्रमोटर. क्यों प्रमोटर अदर देन? क्योंकि प्रमोटर को हमने यहाँ पे खींचा है. तो एवरी पर्सन अदर देन प्रमोटर अगर होल्ड करता है 25% और मोर वोटिंग राइट की बात हो रही है, शेयर्स की नहीं. सो उस पर्सन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज को शेयर होल्डिंग प्लस वोटिंग राइट इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. एवरी पर्सन अदर देन प्रमोटर का तो यहाँ पे आ गया. एवरी पर्सन अदर देन प्रमोटर अगर 25% या उससे ज़्यादा होल्ड करता है तो उसको हर फाइनेंशियल ईयर में 7 वर्किंग डेज में, भले वो कुछ करे या ना करे, कोई एक्टिविटी करे नहीं करे ईयर में, उसको 7 डेज में, विद इन 7 वर्किंग डेज में फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. डिस्क्लोजर किसको? टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज को. इवन इफ देयर इज नो चेंज इन होल्डिंग ऑफ एक्वायर ड्यूरिंग सच फाइनेंशियल ईयर कि 25% और मोर उसने लास्ट ईयर भी होल्ड करके रखा था, इस साल उसने कोई भी चेंजेस नहीं किए, ना डिस्पोज किया है ना अक्वायर किया है, ठीक है. इन दैट केस ऑल्सो एवरी ईयर विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर ही नीड्स टू गिव द डिस्क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी. अगेन अगर वो प्रमोटर है टारगेट कंपनी का तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा टारगेट कंपनी को एंड स्टॉक एक्सचेंज को शेयर होल्डिंग प्लस वोटिंग राइट इन 7 वर्किंग डेज ऑफ from closure of each financial year if there is no change in holding of promoter during such financial year. Did you understand one thing here? That if the promoter of target company है, यहाँ पर देखो ना बेटा, यहाँ पे क्राइटेरिया है 25% और मोर का. आर यू गेटिंग मी? यहाँ पर क्राइटेरिया है 25% और मोर वोटिंग राइट आपका है, तभी आपको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल ईयर में. यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया है क्या? नहीं. शेयर प्रमोटर का भले ही 5% का भी होल्डिंग हो, प्रमोटर भले ही 5% से ज़्यादा 5% हो नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम 20%. वी नो दैट इन ICDR वी हैव ऑल स्टडीड दैट कि प्रमोटर को 20% मिनिमम होल्ड करके ही रखना पड़ता है. अब मैं ये बोल रही हूँ प्रमोटर का 20% है राइट, इसमें तो बोलते हैं भाई 25% मोर है तभी तेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. प्रमोटर तो 20% होल्ड करके बैठा है, उसको क्यों देने की जरूरत है डिस्क्लोजर? बिकॉज ही इज़ अ प्रमोटर. दिस इज ओनली रीजन. ही इज़ अ प्रमोटर. ही नीड्स टू गिव द टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज द डिस्क्लोजर इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम क्लोजर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट बेटा मैंने इतना मेरा इतना शेयर होल्डिंग है, इवन इफ देयर इज नो चेंज इन दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग और एनीथिंग वोटिंग राइट इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इसका केस स्टडी ले लेते हैं. पर्सन जो है वो 25% प्लस में 25% में ओपन ऑफर देगा. लेट्स से उसको टेंडर किया उसने, 10% उसका टेंडर हुआ, ठीक है. ओपन ऑफर दिया 26% का और टेंडर हुआ 10%. सच फाइनेंशियल ईयर डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है क्या? येस, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है क्या? 25% उसने टच किया, जैसे ही उसका 25% टच होता है, वी ऑल नो दैट PA DPS देना पड़ता है. DPS दिया 26% का और वो 26% में 10% लोगों ने हाँ बोल दिया, तो 10% उसकी होल्डिंग हो गई, मतलब 35% होल्डिंग हो गई अब उसकी, ठीक है. अब सच फाइनेंशियल ईयर में तो वो डिस्क्लोजर दे देगा, ठीक है भाई PA DPS ये ले लो, डिस्क्लोजर दे दिया था. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसने कुछ बेचा नहीं है, कुछ खरीदा नहीं है, फिर भी देने की ज़रूरत है क्या? हाँ. क्यों देने की ज़रूरत है? क्योंकि ये रेगुलेशन हमको बोलता है, रेगुलेशन 30 कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, कि एवरी पर्सन अदर देन प्रमोटर, मतलब प्रमोटर का तो इधर आता है, एवरी पर्सन अदर देन प्रमोटर 25% और मोर होल्ड करता है ना बेटा, तो उसको हर फाइनेंशियल ईयर में विद इन 7 वर्किंग डेज क्या देने की ज़रूरत है? PA DPS देने की ज़रूरत है, डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है. स्टॉक एक्सचेंज एंड PA DPS नहीं, माय बैड, दिस इज डिस्क्लोजर. PA DPS नहीं बेटा, यहाँ पे डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज को. DPS तो आप तब दोगे ना, यहाँ पे PA आप तब दोगे जब आप ट्रिगर पॉइंट्स को टच कर रहे हो. सिमिलरली गोज टू प्रमोटर, तेरा होल्डिंग से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे को कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो कितना भी होल्डिंग रख. समझा? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आज का जो टारगेट देखा था हमने, उसमें से हमने कितना कवर किया है, ठीक है. वी सेड रेगुलेशन 29 करेंगे, रेगुलेशन 29 हम कर चुके हैं, ठीक है. देन वी सेड रेगुलेशन 3 करेंगे, रेगुलेशन 3 का 1 किया है हमने, रेगुलेशन 3 का 2 किया है,
3 का सबसेक्शन 2 क्या है मतलब, और उसके साथ हमने बोला था रेगुलेशन 30-31 भी कर लेंगे आज, तो रेगुलेशन 30-31 भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर रेगुलेशन 30-31 भी हो चुका है। अभी हमको सिर्फ कितना करना है, रेगुलेशन 3 का ये जो 3 सबसेक्शन है वो करना है, 4, 5, 6, 7 एंड 9, इतना रिमेनिंग बचा है वो करना है। ऑलराइट, सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं 3, 4, 5 को, फिर रेगुलेशन 4 की तरफ जाते हैं। सो ये रहा रेगुलेशन 3, ठीक है, और ये रहा रेगुलेशन, आई होप इट्स विजिबल, 3, 4 एंड देन 3, 5 ईयर, ठीक है। बट बिफोर वी गो हैड विद दिस वन, देयर वाज वन थिंग लेफ्ट विच आई हैड टू मेड यू अंडरस्टैंड इन 3-2, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सो नाउ अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम केस स्टडी देखेंगे, फिर लॉ को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये एवी है, ठीक है, ये ना अक्वायरर है और ये टारगेट कंपनी है। 1 अप्रैल को इसने 27% शेयर इसके पास थे ऑलरेडी, क्रिपिंग विपिंग सब कर लिया था, क्रिपिंग नहीं बोल सकते, 25% ऑलरेडी उसके पास थे, 2% से एक्सीडिंग नहीं किया तो उसको डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं, 27% ऑलरेडी थे उसके पास। अब उसी साल उसने 4% शेयर्स और ख़रीदा, 31 हो गए। अभी तक उसको कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है क्या 3-2 के हिसाब से? नहीं, क्योंकि 5% और उससे ज़्यादा जब कोई पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में ख़रीदता है, 5% और मोर, 5% जैसे टच हो तब देने की ज़रूरत है, 5% से कम है तो नहीं देने की ज़रूरत है। फिर अब उसने उसी साल अप्रैल से मार्च में ईयर ख़त्म हुआ, उसी साल उसने 5 दिसंबर को 2% शेयर्स बेच दिए, डिस्पोज कर दिए, तो 29% हो गया। पहले 27 था, अब 29 हो गया। 2% 4 खरीदा, 2 बेच दिया। 27 फेब को 3% शेयर्स और खरीदिए तो 32% हो गया, ठीक है। अब मुझे बताना कि नेट इंक्रीज़ देखेंगे या ग्रॉस इंक्रीज़ देखेंगे। अगर नेट इंक्रीज़ देखूँ तो 5% होता है, नेट इंक्रीज़ तो 5% हुआ ना, 27% था 32। मैं ग्रॉस देखूँ तो पहले 4, फिर 2, 6 हो गया, फिर ये 3, 7, 8, 9 हो गया, 9% हो गया, या 7% हो गया ना ग्रॉस इंक्रीज़। कैसे 7% हुआ? 27% ऑलरेडी था, 4% उसने ख़रीदा था, 2% बेचा तो हुआ 2% यहाँ पे, 3% यहाँ पे, तो टोटल हो गया 9%। ग्रॉस इंक्रीज़ देखो तो 7% होगा, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 माइनस किया 7, 4 और 3 7, और 2 माइनस किया, तो 2 माइनस क्यों करेंगे, उसने ऑलरेडी बेच दिया ना, तो ग्रॉस देखूँ अगर मैं तो 7% होता है ना। यहाँ पे 4% खरीदा, यहाँ पे 3% खरीदा, बेचने वाले को छोड़ दो। 27% ऑलरेडी था ईयर बिगनिंग पे, नेट इंक्रीज़ उसका हुआ 5% का, ठीक है, 27 से 32, बट ग्रॉस इंक्रीज़ तो 7% का हुआ ना। तो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है अपना, तो उसको PADPS इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अंडर रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 2 ऑन 27 फेब। जैसे ही 27 फेब को उसने क्रॉस किया ना, ये 3% और लेके 5% वाला प्रॉब्लम क्रॉस किया ना उसने, तो उसको क्या करने की ज़रूरत है, PADPS देने की ज़रूरत है। बिकॉज इसका बोलने का सिर्फ इतना मतलब, हम नेट इंक्रीज़ नहीं देखेंगे, हम ग्रॉस इंक्रीज़ लेंगे। हम ग्रॉस इंक्रीज़ लेंगे कि 4% यहाँ पे खरीदा था, 3% यहाँ पे खरीदा, मैं तेरा नेट तूने बेचा कितना, उससे मेरे को घंटा फ़र्क पड़ता है। तेरा ग्रॉस इंक्रीज़ कितना हुआ, 4 + 3 7, उतना ही देखना है मेरे को, समझा? क्योंकि जैसे ही आप ट्रिगर पॉइंट के साथ मस्ती करते हो ना, तो आपको DPS और DPS से बोलने के लिए, DPS नहीं, DPS इज़ वेरी बिग थिंग। 26% अक्वायर करना इज़ नॉट अ जोक मैन। लिस्टेड कंपनी अरबों खरबों में 26 मतलब अक्वायर करना, मतलब रिच पीपल का काम है बॉस ये, ठीक है। कोई भी हेरा खेरा उठ के अक्वायर कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता है। केस स्टडी सेकंड देखना, ये अक्वायरर है, ठीक है। 1 अप्रैल को 27% होल्ड कर रहा था टारगेट कंपनी का। 30 अक्टूबर को उसने 10,000 शेयर्स और ख़रीदा, ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था उसको। 27 से अब उसका 10,000 शेयर्स खरीदा, तो उसके शेयर्स हो गए 33.63%, ठीक है। अब 1 फेब को उसने सेल कर दिया 10,000 शेयर्स, और उसका जो होल्डिंग हो गया वो 24.54 पे आ गया। पहले कितना था, 27 था, 33.63 पे आ गया था, परसेंट मतलब 10,000 शेयर्स लेके, 10,000 बेच के वो 24.54 पे आ गया है। समझा या नहीं? ये समझाए समझ रहा है या नहीं कि 27% शेयर्स था उसके पास ऑलरेडी, 10,000 शेयर्स खरीदा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, 33.63 हो गए उसके। अब 1 फेब को उसने सेल कर दिया 10,000 शेयर्स। उसका जो होल्डिंग है, ऑब्वियसली 10,000 शेयर्स सेल कर दिया, प्राइस तो अलग अलग होती है, उसका होल्डिंग हो गया 24.5%। अब मुझे बताना 27%
मैं माइनस करूँ 24.54%, तो अगर मैं नेट देखूँ तो नेट तो बहुत ही कम है ना। 27 से यहाँ पर निकालना नेट कितना होता है, 27 माइनस 24.54 कितना होगा बेटा, 27 माइनस 24.54, ये होता है नेट इंक्रीज 2.46% का। नेट इंक्रीज देखूंगी तो उसको पीए डीपीएस देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेट इंक्रीज देखूंगी तो उसको पीए डीपीएस देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहले साल के एंड बिगनिंग में 27% था, एंडिंग में 24.54 हो रहा है, तो कुछ 2.5% का ही उसका चेंजेस हो रहा है। तो 5% तक तो मैं कर सकती हूँ ना चेंजेस इधर उधर। नहीं ना बेटा, मेरे को ग्रॉस लेना है ना यार। पहले कितना किया, 10,000 शेयर्स खरीदा था, ठीक है। मुझे ग्रॉस देखना है, ग्रॉस देखूंगी अगर तो 6.33 का चेंजेस आपने किया। 6.33 का कैसे, 33 यहाँ पे कुछ 3.63 का चेंजेस हुआ, और यहाँ पे आपने बेचा तभी जितने का भी चेंजेस हुआ परसेंटेज के हिसाब से, तो मुझे पीए डीपीएस देना पड़ेगा। ग्रॉस लेना है, नेट लेना ही नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये थर्ड एग्जाम्पल देखना, ये वाला करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ फर्स्ट। लॉ वाली रीडिंग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। एक तो ये फैन वैन, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक अ वीडियो टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू एंड आई होप you understand that and support me. That's it. That's all I can say. So let's understand this one. Gross acquisition alone shall be taken into consideration regardless of any intermittent fall in shareholding or voting right, whether owing to disposal, बेच रहे हो, of shares held, सेल कर दिया, गिफ्ट कर दिया, एक्सेट्रा। तो आप गिफ्ट भी कर दो किसी को, या सेल कर दो, डिस्पोजल कर दो, शेयर होल्डिंग आपका कम भी हो जाए, आई डोंट गिव अ फकिंग, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आई डोंट गिव अ शिट यार। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, बेच खरीद गिफ्ट दे कुछ भी कर, होल्डिंग में तेरे परसेंटेज में 5% से ज़्यादा का चेंज आ रहा है ना, मैं तो ग्रॉस ही लेने वाली हूँ, नेट तो लेने वाली नहीं हूँ। Dilution of voting right owing to fresh issue of shares held by target company to the person other than acquirer and pack, other than acquirer and pack, तभी भी। अच्छा, ये वाला केस तो हमको समझ गया ना कि ग्रॉस लेना है, नेट नहीं लेना है। अब ग्रॉस नेट में आपका फ़र्क पड़ रहा है डायल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट ओइंग टू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। फ्रेश इशू कर दिया है कंपनी में, उसकी वजह से भी आपके शेयर के परसेंटेज में चेंज आएगा, तभी भी आपको बताना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पीए डीपीएस भी देना पड़ेगा। तो आप गिफ्ट करो, सेल करो, या कंपनी कुछ फ्रेश इशू वगैरह ला दे, एफपीओ वगैरह ला दे, तो भी आपको पीए डीपीएस देना पड़ेगा अगर आपका होल्डिंग में फ़र्क पड़ता है तो, ठीक है, परसेंटेज से। अभी एक्वायरर है, 1 अप्रैल को इसके पास 27 शेयर्स थे, लेट्स से 27,000 शेयर्स थे, टारगेट कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर्स है। 30 अक्टूबर को इसने 4% शेयर्स एक्वायर किए, इसके 31% शेयर्स हो गए। 1 दिसंबर को इसने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स टू मिस्टर एक्स कर दिया, अदर देन एक्वायरर। एक्वायरर को नहीं किया, 10,000 शेयर्स इसने मिस्टर एक्स को दे दिया। अब जो एक्वायरर है उसका शेयर था 31,000 और उसका परसेंटेज हो गया है 28.18%, ठीक है। 27 फेब को उसने 3% शेयर्स और एक्वायर किए, ये उसका परसेंट हो गया 31.8%। अब 27% 1 अप्रैल को था ईयर बिगनिंग में, और ईयर के एंड में 31.8% हो गया। अगर मैं इसका अगेन नेट निकालूँ तो नेट कितना होता है देखना, इसका अगर मैं नेट निकालूँ 31.8 माइनस 27, तो नेट तो इसका 4.8 ही है ना, 5% तो टच ही नहीं हो रहा है, तो पीए डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लेकिन भाई, क्यों नेट क्यों लेना है, ग्रॉस लेना है मेरे को, तो फाड़ में जा, तो मेरे को तो ग्रॉस से मतलब है। तो नेट तो हो रहा है 4.18%, बट अगर मैं ग्रॉस देखूँ तो 7% हो रहा है। 7% कैसे हो रहा है नाउ, 7% कैसे हो रहा है देखना, यहाँ पे इसके पास 27% है, इसने 4% यहाँ पे लिया था। अब ये बेचे कुछ भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 3% इसने यहाँ पे लिया था, 7% ग्रॉस इसने इतना लिया था बेचने का, तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, पीए डीपीएस देना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। अभी ये क्या है ये देखना, दिस इज़ आई गेस एन अमेंडमेंट, उस टाइम पे आए ये या नहीं देखते, चलो अभी देखना यहाँ पर क्या बोला है, कोविड के टाइम का कुछ तो सीन है देखते हैं। वेयर एक्वायरर इन फाइनेंशियल ईयर 2021 के बीच की बात है, जब कोविड चल रहा था, तो 2021 3 प्रोविजो इज गेटिंग preferential allotment up to 10% from target company
तो उसमें आपको ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पी ए डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बियॉन्ड 5%. बट acquirer cannot enter into an agreement where it breaches maximum permissible non-public shareholding if acquirer under regulation 3 subsection 2 purchasing the shares of target company as per the resolution plan under IBC, then exemption है, पी ए डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं है. तो ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पशन है जिसमें कोविड के बारे में बोला है. एक तो सिंपल सी चीज़ बोली है कि अगर अक्वायरर जो है ना अंडर रेगुलेशन 3 परचेज कर रहा है शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी एज पर रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से कर रहा है अंडर IBC 2016 में, तो उसको पी ए डीपीएस देने की जरूरत नहीं, बेचारा ऑलरेडी गरीब है. ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान के अंडर आके कर रहा है चीज़ें. लेकिन दो एग्जाम्पशंस क्या है कि कोविड के टाइम पे वेर अक्वायरर इन फाइनेंशियल ईयर 2021 उसके तीन प्रोविजन बेसिकली 2021 इज गेटिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अप टू 10% फ्रॉम टारगेट कंपनी, तो उसको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं. मतलब 2021 में अगर किसी एक्वायरर को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है 10% तक का ना, तो कोई भी पी ए डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं है बियॉन्ड 5%. मतलब अप टू 10% बियॉन्ड 5%. मतलब देखो ना बेटा, 5% तक तो नॉर्मल है ना, बोला ना कि 5% तक करोगे तो आपको चलेगा. ठीक है, 5% मतलब आप समझने की कोशिश करो बात को. एवरी ईयर वी कैन टेक 5% शेयर स्क्रीपिंग एक्विजिशन 3-2 के हिसाब से 5% शेयर एवरी ईयर यू कैन परचेज, यू कैन अक्वायर टिल 5%. देयर इज़ नो रिक्वायर्ड टू गिव पी ए डीपीएस 5% से कम. ठीक है, बियॉन्ड 5% से ज़्यादा जब आप करते हो ना तो आपको पी ए डीपीएस देने की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन ये ईयर में बोला कि 5% से 10% के बीच में भी अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो चलेगा, पी ए डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 10% के बियॉन्ड आप जा रहे हो तो आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी. Acquirer cannot enter into an agreement where it breaches maximum permissible non-public shareholding. मतलब ये कि 25% तो maximum permissible है, 25%. अगर आप उसके बियॉन्ड जाके कुछ चीज़ कर रहे हो तो आप अग्रीमेंट में नहीं आ सकते, फिर आप भूल जाना. तो वैसा है ना बेटा कि 25% जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है, 100 में से 25% मतलब 75% तक गेम आप कर सकते हो. 25% में घुसने की कोशिश मत करना. दैट इज़ व्हाट टॉट हियर. अब इसका एग्जाम्पल तो करा चुकी हूँ, इसका लॉ पढ़ लो. इसमें क्या बोल रहा है कि एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एक्वायरर. ठीक है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एक्वायरर बाय वे ऑफ न्यू शेयर्स बाय द टारगेट कंपनी और वेयर टारगेट कंपनी हैज़ मेड एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स in any given financial year. The difference between pre-allotment and past allotment percentage voting rights of acquirers shall be regarded as the quantum of additional acquisition. क्वांटम ऑफ एडिशनल एक्विजिशन मतलब सिंपल सा मैं आपको इतनी चीज़ें बताती हूँ. सिंपल से मेरी एक बात समझने की कोशिश करना. प्री अलॉटमेंट, ठीक है, उसके पास पर्टिकुलर शेयर से 27% होल्डिंग था. पोस्ट अलॉटमेंट न्यू शेयर्स आने की वजह से उसका होल्डिंग कितना बोल सकते हो मैं, तो उसका होल्डिंग बढ़ रहा है, 35% हो गया. तो 35% से 27% माइनस करूँगी, 8% हो गया. तो इसको हम मानेंगे कि इसने एडिशनल एक्विजिशन किया है. इसको हम मानेंगे कि ये रिगार्डेड एज द क्वांटम ऑफ एडिशनल एक्विजिशन और उसके हिसाब से वोटिंग राइट के हिसाब से उसको पी ए डीपीएस देने की ज़रूरत पड़ सकती है. आई होप यू गॉट दैट. क्यों है ये? क्योंकि अगर आपको पता है कंपनी फ्रेश इशू कर रही है तो आप बेच दो ना शेयर्स को पहले ही कि इतना मुझे मिलेगा या इतना मेरे को न्यू शेयर्स मिलेंगे, एफपीओ ला रही है कंपनी, तो आप पहले ही बेच दो या फिर मत खरीदो. ऐसा भी हो सकता है ना. ठीक है, इतना समझ में आया. अब 3-2 हो चुका है, अब जाके अपना 3-2 कंप्लीट हुआ है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ 3-3. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ 3-3. ऑफ कोर्स अब मुझे थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है. वीडियो को पॉज करती हूँ 2 मिनट. Alright, so I am back. Of course, did not pause you, but let's see this. Let me just set up my camera again. Yeah. Alright, so regulation 3.3 we are doing right now. Let's read this. क्या बोल रहा है देखना. For the purpose of sub regulation 1 and sub regulation 2, किसकी बात कर रहा है ये? 3.1 और 3.2 की बात कर रहा है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ 3.1 में क्या होता है कि 25% से टच होना चाहिए तो आपको डीपीएस देना पड़ता है. एंड सब रेगुलेशन 2 विच इज़ क्रीपिंग एक्विजिशन की 25% या आप होल्ड कर चुके हो तो 25% या उससे ज़्यादा तो आप क्रीपिंग एक्विजिशन कर सकते हो 5% तक के. ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दीज टू सब रेगुलेशन 3.1 and 2 एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एनी पर्सन
such that the individual shareholding of such person acquiring shares exceeds the stipulated threshold shall also be attracting the obligation to make an open offer for acquiring shares of the target company irrespective of whether there is a change in aggregate shareholding with PAC or not. समझा? इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा, समझने की कोशिश करना कि वैसे तो हम पैक के साथ आपकी होल्डिंग जब होती है, लेट्स से कैसे समझाऊँ इसको आपको, होल्ड ऑन, देखना, समझने की कोशिश करना। हमने ये कहा है कि एक्वायरर इज़ अ पर्सन विथ पैक, पैक भी एक्वायरर में आता है, ठीक है, पैक भी एक्वायरर में आता है। नाउ ये दोनों की होल्डिंग मिला के 25% टच होती है तो आपको PADPS देना पड़ता है, ठीक है। लेट्स से एक्वायरर जो है उसकी होल्डिंग है 13%, ठीक है, इसने भी 13% एक्वायर कर लिया, ये दोनों का मिला के हो गया 26%। इन दैट केस तो आप PADPS दे ही रहे हो, ठीक है, इतना समझ में आया। इन दैट केस तो आप PADPS दे ही रहे हो। लेट्स से ये क्रिपिंग करते गया, उसने छोड़ दिया, वो नहीं कर रहा, ठीक है, करते गया, ये अब 25% टच हो गया तो इसको इंडिविजुअली भी PADPS देना पड़ेगा, समझा? मतलब टुगेदर आप कर रहे हो जैसे टच, तब तो आप दे ही रहे हो, लेकिन इंडिविजुअली भी अगर आपका 25% से टच हो रहा है ट्रिगर पॉइंट, इन दैट केस आपको क्या देना पड़ेगा? PADPS देना पड़ेगा। सो दैट इज नथिंग बट 3(3). सो नाउ लेट्स रीड द लॉ। फॉर द पर्पज ऑफ 3(1) and 3(2), एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एनी पर्सन सच दैट कि उसका इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग ऑफ सच पर्सन एक्वायरिंग शेयर्स एक्सीड्स द स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड shall also be attracting the obligation to make an open offer for acquiring shares of the target company irrespective whether there is a change in aggregate shareholding with PAC or not। मतलब ये बेटा कि इंडिविजुअली 25% तो समझ में आया। क्रीपिंग में ये हो जाएगा कि इंडिविजुअली अगर वो 6% भी कर दिया, डजेंट मैटर एग्रीगेट कितना हो रहा है, इंडिविजुअली भी अगर आप 3(2) को ये करते हो ना, तभी भी आपको PADPS देना पड़ेगा। और मैं इतनी काली नहीं हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मेरे इस फ़ोन में मेरा हाथ इतना ज़्यादा काला क्यों आता है, आई डोंट रियली गेट दैट, बट आई एम नॉट दिस ब्लैक, डजेंट मैटर, बट ये एज यू कैन सी इन माई अदर वीडियोज़। चलो केस स्टडी देख लेते हैं। ये तीनों जो है पार्टनर्स है, पैक है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये 10% होल्ड कर रहा है प्लस 5% एक्वायर कर रहा है एवरी ईयर। अब ये वाला पर्सन जो है अपनी होल्डिंग इसको दे दे रहा है 8% और ये भी इसको दे दे रहा है, तीनों पैक है मिला के साथ में। अब एग्रीगेट तो ये लोग का कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना, एग्रीगेट अगर देखा जाए तो उतना ही 30% ही है, ऐसे भी, बट इंडिविजुअली तो इसका क्रॉस हुआ ना 25% का पॉइंट, तो इसको टारगेट कंपनी को PADPS देना पड़ेगा इंडिविजुअली, समझा इतना? मिस्टर बी को PADPS देना पड़ेगा क्या? तो हाँ जी, मिस्टर बी को PADPS देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चेक वेदर द सेल बाय A and C इज विद इन 3 years ऑफ द ओपन ऑफर और नॉट। आफ्टर 3 years ऑफ द ओपन ऑफर अगर है तो नहीं देना पड़ेगा। क्यों? वो रेगुलेशन 10 में दिया है। मैंने कहा ना ये सारे केस लॉज मैं आपको रेगुलेशन 10 कराने के बाद दूंगी। रेगुलेशन 10 एक्सेप्शन है इन सब चीज़ों का। तो फर्स्ट चेक करो कि सेल बाय A and C इज वेदर इन 3 years ऑफ ओपन ऑफर क्लोज। जब ओपन ऑफर क्लोज हुआ था लास्ट, उसके विद इन 3 years सेल किया है क्या? 3 years अगर सेल किया तो फिर आपको PADPS देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 साल ओपन ऑफर जो लास्ट दिया था, 3 साल के बाद आप अगर इसको दे रहे हो तो आपको इसके हिसाब से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम रेगुलेशन 10 उस टाइम पे ही देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, समझने की कोशिश करना। पहले ये लाइन पढ़ूंगी, ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली, फिर लिंक करा के पढ़ाऊंगी, समझ जाएगा। Nothing contained in this regulation shall apply to acquisition of shares or voting right of a target company by the promoter or the shareholder in control in terms of the provision of SEBI ICDR 2018. Acquisition would be exempt, PADPS देने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड आपको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। अब इसको लिंक करके पढ़ते हैं।
रीड विथ सेक्शन 13(8) ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। ये क्या बोल रहा है, आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर कब होता है बेटा, जब आपने पब्लिक से पैसे रेज किए हुए ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से, अब आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर रहे हो, ठीक है, आपने चेंज कर सकते हो क्या, तो कर सकता हो भाई, कैसे कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन मैंने पैसे रेज किए थे मोटरसाइकिल बनाने के लिए, मैं बना रहा हूँ चक्की वो जो आटे की चक्की होती है वो मशीनरी बना रहा हूँ, तो क्यों भाई, मैंने आपकी कंपनी में मोटरसाइकिल पैसे के बनाने के पैसे दिए थे ना, रेस उस हिसाब से रेस किया था आपने। अब आप अपना ऑब्जेक्ट लॉस चेंज कर रहे हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, और एसआर जब पास करते हो तो जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है मना कर रहे नहीं मेरे पैसे वापस दो, तो उन शेयर होल्डर्स का यू हैव राइट कि उनको उनके पैसे वापस दे दो, एज द केस में भी। इन दैट केस उनसे आपने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो प्रमोटर शेयर एक्वायर करेगा, शेयर होल्डर शेयर्स एक्वायर करेगा, इन दैट केस आपको एग्जम्पशन है, आपको उन केस में आपको पे डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एक्वायरिंग द शेयर्स, द प्रमोटर्स आर द कंपनी एक्वायरिंग शेयर्स, बिकॉज उनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को पैसे देने थे, शेयर्स उनसे वापस लेने थे। इन दैट केस आपको एग्जाम्पशन है, पीए डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं है। ये इस चीज़ यहाँ पे भी लिखे, कंपनी इज़ लिस्टेड ऑन आईजीपी, तो ओपन ऑफर पीए डीपीएस जो है वो 25% ना होकर 49% हो जाएगा। 3(5) में ये लिखा है, 3(5) में 3(5), अभी तक 3(1), 2, 3, 4, 5 क्या, 3(5) में ये लिखा है। कंपनी अगर आईजीपी पे लिस्टेड है ना बेटा, तो 25% ट्रिगर पॉइंट नहीं होगा, जैसे हमारा हर केस में ट्रिगर पॉइंट 25% है, इस केस में आईजीपी के केस में 49% हो जाएगा। और वो जो 2% वाला है ना, नॉट एक्सीडिंग 2%, वो इस केस में हो जाएगा आई गेस 5%। येस, तो अब जो है हमने क्या क्या कवर कर लिया इसमें से, अगर देखा जाए तो हमने कवर कर लिया है रेगुलेशन 3 पूरा, तो यहाँ तक पूरा 5 तक कवर हो गया है। रेगुलेशन 29, 30, 31 और 3 कवर हो गया। 4, 5, 6, 7, 9 इज रिमेनिंग, लेट्स डू दैट। अब इसको रीड करना, क्या बोला है रेगुलेशन 4 में, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल में, दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन अ टारगेट कंपनी, no acquirer shall acquire direct or indirectly control over such target company unless the acquirer makes PA of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with this regulation. Read it again. Irrespective of acquisition or holding of shares or voting rights in a target company, irrespective of acquisition, holding of shares or voting right in a company, target company, no acquirer shall acquire directly or indirectly control over such target company unless, मतलब आप irrespective of the fact you're holding the shares, you're holding the voting rights in the target company, no acquirer shall acquire directly या फिर indirectly control over such target company unless the acquirer makes PA of an open offer, कि PA of an offer पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा सबसे पहले कि भाई 26% के लिए मैं ओपन ऑफर दे रहा हूँ। तो जब तक ये नहीं किया ना, तब तक आप उस कंपनी में कंट्रोल नहीं ला सकते हो। कंट्रोल कब आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपके शेयर्स है, वोटिंग राइट, एवरीथिंग, कंट्रोल लाना है ना बेटा कंपनी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, acquirer has to give the PA of an open offer that is 26% for acquiring shares of such target company in accordance with this regulation. इंटरप्रिटेशन क्या देखना, शेयर्स है आपके पास, वोटिंग शेयर्स या फिर वोटिंग राइट है, कंट्रोल इनडायरेक्टली है, ठीक है, शेयर्स है, वोटिंग राइट है, तो कंट्रोल इनडायरेक्टली तो है, ठीक है। शेयर्स या फिर वोटिंग राइट, शेयर्स है लेकिन वोटिंग राइट नहीं है, तो और कंट्रोल है, तभी भी टेक ओवर हो सकता है क्या, तो फ्रेंडली तो हो सकता है ना, कंट्रोल है तो हॉस्टाइल टेक ओवर होगा या फ्रेंडली होगा वो देखने की कोशिश करें, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। तो ये एक्वायरर है, ठीक है, ये एक्वायरर है, ये अनलिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी है। एक्वायरर ने टेक ओवर किया है अनलिस्टेड कंपनी का, तो उसको पीए डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी होती है तभी हम पीए डीपीएस देते हैं, क्योंकि टेक ओवर कोड ही लिस्टेड कंपनी पे लगता है, पीए डीपीएस भी उसी केस में देने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो एक्वायरर है ये लिस्टेड कंपनी है, अब अनलिस्टेड कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, तो इनडायरेक्टली तो भाई तू कर रहा है ना लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर, ये इसकी सब्सिडरी है, ये अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी लिस्टेड कंपनी है, ये इसको टेक ओवर कर रहा है, तो इनडायरेक्टली तो तू इसको भी टेक ओवर कर रहा है, तो तुझे इसके लिए तो पीए डीपीएस देने की ज़रूरत नहीं, बट तुझे इसके लिए तो पीए डीपीएस देना पड़ेगा। तो उसने वही बोला, जब आप कंट्रोल कर रहे हो ना इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, अब शायद पढ़ोगे तो समझ में आएगा। समझा, आई होप समझा होगा, ठीक है। फिर सेकंड देखना बेटा क्या दिया है यहाँ पर, दैट
एवी जो है तो अक्वायरर जो है बेटा वो टेक ओवर कर रहा है, डायरेक्ट एक्विजिशन कर रहा है लिस्टेड कंपनी का। क्या कर रहा है? डायरेक्ट एक्विजिशन कर रहा है लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी है, तो ऑब्वियसली उसको लिस्टेड कंपनी के लिए तो पीए डीपीएस देना ही पड़ेगा, सबको पता है पीए डीपीएस देना पड़ेगा। अब इसकी बोथ आर टारगेट कंपनी बेसिकली। अब देखना, अब जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है उसका इनडायरेक्ट एक्विजिशन तो हो गया, तो क्या आपको दोनों केस में पीए डीपीएस देने की ज़रूरत है? तो ये सबको दोनों केस में पीए डीपीएस देने की ज़रूरत है। अगर कोई समझदार बंदा है जिसको अपनी क्या बोलते हैं, अभी जैसे टेक ओवर कैसे बच सकता है, ये लिस्टेड कंपनी है, इसकी 99 लिस्टेड कंपनी है एग्जाम्पल, तो आपको इसको पीए डीपीएस देना है तो आपको सबको पीए डीपीएस देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा आदमी रहेगा तभी एक्वायर कर सकता है, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे टेक ओवर्स को बचाया भी जा सकता है, बट उसके लिए ऑफ कोर्स फिर 99 29 लिस्टेड कंपनी इट्स अ बिग डील। यस, तो जो एग्जांपल दिया था वो यहाँ पर था कि इसकी 100 लिस्टेड कंपनी है, सबको पीए डीपीएस देना पड़ेगा, तो विच इज़ क्वाइट अनफेयर, क्वाइट इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ थिंग। चलो सही है। नाउ द टर्म कंट्रोल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था डिडंट आई टेल यू दैट कि अक्वायरर का डेफिनेशन पढ़ा था हमने, टारगेट कंपनी का पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हमने कंट्रोल का डेफिनेशन पढ़ा था। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ, कंट्रोल क्या होता है। तो पहले से पढ़ने की कोशिश करते हैं। द टर्म कंट्रोल हैज़ बिन डिफाइंड अंडर दिस इंक्लूड्स, कंट्रोल इंक्लूड्स बोला है, मतलब कौन सा डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव है और भी इंक्लूड कर सकते हो आप चाहो तो कंट्रोल का मतलब क्या बताया, द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। मतलब मैं कब बोलूँगी कि आपका कंट्रोल आ गया मेरी कंपनी में, कब बोलूँगी कि आपका कंट्रोल आ गया मेरी कंपनी में, तभी भी आपको पीए डीपीएस देना पड़ेगा। तो जब आपके पास राइट है ना टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, इन दैट केस आई कैन से कि भाई कंट्रोल है भाई साहब, इसका मैनेजमेंट पे कंट्रोल है इसका। राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट or policy decisions exercisable by person or person acting individually in concert directly or indirectly through including by virtue of this their shareholding, management right, voting agreement, shareholding agreement in any manner भी आपका control includes in any manner also, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पर क्या दिया है, दैट प्रोवाइडेड दैट अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ टारगेट कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन कंट्रोल ओवर सच टारगेट कंपनी मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग सच पोजीशन। कैन आई से दैट डायरेक्टर या फिर ऑफिसर ऑफ टारगेट कंपनी है वो ही इज़ अ कंट्रोल और ही इज़ कंट्रोलिंग? नो, it doesn't work that way. I'll give you super very good example of this. Just hold on, okay? Alright, let's understand this by one example. Right to control the management policy decisions. So when in 2012 when Ratan Tata was resigning as from post of CEO चेयरमैन, उस टाइम पे साइरस मिस्त्री आया था, इतना सबको पता है। अब उस टाइम पे क्या हुआ था ना बेटा कि साइरस मिस्त्री जब आया ना तो सबने मीटिंग में क्या डिसाइड किया था कि हम रतन टाटा को फिर भी हम बना के रखेंगे, उसके डिसीजंस को हम मानेंगे, ये वो ऐसा अग्रीमेंट बनाया हुआ था। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री थे कि बिकॉज रतन टाटा हैड डन समथिंग रियली वेरी गुड फॉर दैट कंपनी टाटा। सो कैन यू इमेजिन, मतलब उसने प्रॉफिट को 55% ग्रोथ दिया है या 100% ग्रोथ दिया है, तो दैट वे ही वॉज अ गॉड फॉर दैट कंपनी। सो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री थे कि भले ही रतन टाटा बोर्ड मीटिंग में ना बैठे लेकिन डिसीजन उनका ही होगा, मतलब उनको भी डिसीजन में इंक्लूड करेंगे। रतन टाटा ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा मत करो, मैं डिसीजंस में इंक्लूड तो नहीं होऊंगा या ना मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करूंगा, ये वो करके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि उसके बाद हो गया ये कि उन्होंने बोला ठीक है आप बोर्ड मीटिंग अटेंड मत करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने बोला कि आप ऐसा क्लॉज डाल सकते हो कि जब भी आपको कोई दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ पॉलिसी में से डिस्कस करना होगा, इन दैट केस आप मेरे पास आ सकते हो और मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, बट वो एडवाइस वैलिड होगी, वो एडवाइस माननी पड़ेगी। कैन यू इमेजिन दैट क्लॉज? तो वो क्या हो गया कि भाई आपके पास मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का तो शायद, मतलब वो एक हिसाब से टाटा की कंपनी तो वैसे ही चलती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि वो पर्सन घर पे बैठे बैठे भी कंट्रोल कर रहा है मैनेजमेंट को। पॉलिसी डिसीजन एक्साइजेबल बाय दैट पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट डायरेक्टली इंडिविजुअली बाय वर्च्यू ऑफ कि देयर शेयर होल्डिंग के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, वोटिंग अग्रीमेंट्स के हिसाब से। तो ये होता है पॉलिसी डिसीजंस एक्सरसाइजेबल बाय दैट पर्सन। तो कंट्रोल है ना मैनेजमेंट का,
दैट इज़ व्हाट द कंट्रोल मीन्स हियर। ठीक है, अब रेगुलेशन कंट्रोल का हो गया। अब ये थोड़े केस स्टडीज़ है वो कर लेते हैं, उसके बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड विद रेगुलेशन 5। इतना ही है क्या? आई गेस केस स्टडी 1 देखना क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये, और ये कंट्रोल कर रहा है टारगेट कंपनी को। आई होप इट इज विजिबल टू यू, विजिबल्स टू यू। आई एम सॉरी, जस्ट किडिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेटा, कंट्रोल कर रहा है टारगेट कंपनी को, और ये रहा ए लिमिटेड, कंट्रोल कर रहा है बिजनेस डिसीजंस ऑफ टारगेट कंपनी। तो बेसिकली समझने की कोशिश करना यहाँ पे कि ये इसको कंट्रोल कर रहा है, वो इसको कंट्रोल कर रहा है, हेरा फेरी के लैंग्वेज में। ठीक है, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट राइट्स थ्रू एन अग्रीमेंट, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट राइट्स थ्रू एन अग्रीमेंट। अब ये कैसे हुआ मैं बताती हूँ, समझने की कोशिश करना। कौन किसको ट्रांसफ़र कर रहा है मैनेजमेंट राइट थ्रू एन अग्रीमेंट? बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा था टारगेट कंपनी को, इसने जो मैनेजमेंट राइट्स है ना थ्रू एन अग्रीमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ट्रांसफ़र कर दिया ए लिमिटेड को। तो नाउ ए लिमिटेड वुड कंट्रोल द बिजनेस डिसीजंस ऑफ टारगेट कंपनी। So does A Limited require to give PADPS in this case? Yes, to acquire 26% of target company. Yes, he needs to. Because इस केस में क्या हो गया, इस केस में उसका वोटिंग राइट आ रहा है क्या 20, कोई ट्रिगर पॉइंट टच कर रहा है क्या? नहीं, कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं टच कर रहा है इधर, लेकिन क्या उसका कंट्रोल आ रहा है टारगेट कंपनी में? तो कंट्रोल आ रहा है तो आपको PADPS देना पड़ेगा। समझा या नहीं? समझ गया होगा। Let's move forward with the second example. Let's see what does it say. मेरा क्यों कैमरा इतना हिल रहा है? चलो, so now there here it's B Limited and here it's target company. इधर A Limited है, इधर रिलायंस है। ठीक है, इधर समझने की कोशिश करना। B Limited जो है ना वो 14% शेयर्स या फिर वोटिंग राइट टारगेट कंपनी के हाथ में लेके बैठा है। ठीक है, सेकेंड कहाँ गया? सेकेंड कहाँ है बेटा? सेकेंड इधर है। ए लिमिटेड ने 10% शेयर वोटिंग राइट प्लस 14% वोटिंग राइट 24%। अच्छा, अभी ये बोला है कि जो ए लिमिटेड है उसके पास टोटल 10 ओके आई अंडरस्टूड। 14% शेयर्स और वोटिंग राइट ऑलरेडी टारगेट कंपनी का है किसके पास? बी लिमिटेड के पास। बी लिमिटेड ने क्या किया? ए लिमिटेड को ना शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट दे दिया, ओनरशिप नहीं दिया है बी लिमिटेड ने, बट शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट दे दिया कि शेयर होल्डिंग तेरे पास देता हूँ, ओनरशिप नहीं दिया है। इसके पास ऑलरेडी 10% था, अब वोटिंग आ गया इसके पास, शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट मतलब वोटिंग दे दिया इसने इसको अपना, तो अब इसके पास 14% वोटिंग राइट्स हो गए, टोटल 24% हो गया। ठीक है बेटा, ट्रिगर हो रहा है क्या 25% या मोर वोटिंग राइट? नहीं, ट्रिगर तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या इसके पास इसका कंट्रोल आ गया टारगेट कंपनी का, ए लिमिटेड का इसके ऊपर शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट की वजह से? यस, कंट्रोल तो आ गया है। समझा इतना? कंट्रोल तो आ गया है 24% का। अब रिलायंस जो है ना वो 76% जो है वो रिलायंस रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो 76% होल्ड करके बैठे। 24% बिगेस्ट शेयर होल्डर किसको बोलते हैं बेटा? बिगेस्ट शेयर होल्डर उसको बोलते हैं। अभी 24% 76% से कम है, आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई अग्री टू दैट, राइट। जब मीटिंग पे बुलाते हैं, जब कोरम होती है, सारी चीज़ें होती है, तो ये तो अवेलेबल रहेगा ही ना 24% वाला। इसमें से बहुत सारी पब्लिक गायब रहेगी, तो कोई और सबका अलग अलग रहेगा। 10% भी ज़्यादा बोल रही, 0.5%, 0.2% ऐसे होल्डिंग वाले लोग होंगे, या हो सकता है और भी हो। इसमें से अगर इसने 24% दे दिया और बाकी 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी फेवर में आ गए, 20,000 भी फेवर में आके ये बिगेस्ट शेयर होल्डर हो गया ना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा मेजर पोर्शन है। तो जब ये बिगेस्ट शेयर होल्डर होता है किसी कंपनी का, इन दैट केस इसको कंट्रोल जैसे ही आ रहा है टारगेट कंपनी का, ये फिर भी PADPS देगा। समझा? कंसिडरेशन फॉर VRS, इसने कंसिडरेशन दिया, इसने शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट दिया, ओनरशिप नहीं दिया, इसने इसको कंसिडरेशन दे दिया है। और टारगेट कंपनी जो है वो डिविडेंड इनकम इसको देगी, क्योंकि ओनर यही है अभी भी, सिर्फ इसने वोटिंग राइट ट्रांसफ़र किया था। फिर क्वेश्चन है दैट डज ए लिमिटेड रिक्वायर टू गिव PADPS? ए लिमिटेड कौन है? ये है, इसको PADPS देना पड़ेगा क्या? तो हाँ जी, इसको PADPS देना पड़ेगा। 26% शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। रेगुलेशन 7 रेगुलेशन कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतना बोलता है कि जो DPS आप बात करो PADPS, तो ओपन ऑफर आपको 26% का देना है, उसका कोई लॉजिक नहीं है।
सेकंड देखना, शेयर होल्डर है बी लिमिटेड, ठीक है, शेयर होल्डर है बी लिमिटेड। अब ये रहा ए लिमिटेड, ये रहा टारगेट कंपनी, ये रहा ए लिमिटेड, ये हुआ टारगेट कंपनी। ओके, अब इसमें देखना क्या सीन किया हुआ है। ये नॉन शेयर होल्डर है, ए लिमिटेड जो है वो नॉन शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर है। ये अपने वोटिंग राइट अग्रीमेंट जो है इसको दे रहा है, 24% वोटिंग राइट दे रहा है। इसके पास 0% शेयर है टारगेट कंपनी का, सिर्फ वोटिंग राइट आ गया, 24% शेयर्स नहीं है बिल्कुल भी। और फिर इसने क्या किया, 24% शेयर्स टारगेट कंपनी से, होल्ड ऑन, हमने इसको पढ़ा गलत तरीके से था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। तो बेसिकली इसके पास 24% शेयर, 24% वोटिंग राइट थी, इसने वोटिंग राइट इसको दे दिया। इसके पास शेयर्स तो नहीं है पर 24% वोटिंग राइट्स आ गए। तो ए लिमिटेड को PE/DPS देना पड़ेगा क्या, ये क्वेश्चन है। तो हाँ जी, देना पड़ेगा PE/DPS। तो अपना कहाँ तक हो गया बेटा, टारगेट कहाँ तक पूरा हुआ अपना? बहुत उड़ रहा है ये, सॉरी। 4 तो हो गया, अब रेगुलेशन 5, 6, 7 देन 9 करना है। चलो रेगुलेशन 5 किधर गया, ठीक है, यहाँ पर आता है अपना रेगुलेशन 5। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस रेगुलेशन, लेट मी मेक दिस वेरी 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 क्लियर टू यू। इस रेगुलेशन को भूल से भी मस्ती में मत लेना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। एंड इस रेगुलेशन की वजह से आप फेल भी हो सकते हो, फेल तो नहीं हो सकते हो और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए मुझे ऑफकोर्स, बट ये रेगुलेशन की वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग ज़रूर हो सकता है। मतलब इतना क्रिटिकल और इतना डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, ऑफ कोर्स नॉट, बट कोशिश बहुत अच्छे से करना है इसको समझने की, इस रेगुलेशन को, क्योंकि मेरे पास तो टाइम लिमिटेड है ना, मैं आपको समझा भी नहीं सकती दोबारा। कमेंट वगैरह आएंगे तो बात अलग है, आपको कुछ डाउट होगा तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, दैट्स नॉट द मैटर। बट ऑफ कोर्स अब इट्स जस्ट वन साइडेड ना, जब आप देखोगे तब आप देखोगे। सो प्लीज़ बहुत केयरफुली सुनना, मैं क्या एक एक वर्ड बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना, ओके? ऑलराइट, तो सबसे पहले ये रेगुलेशन 5 टॉक्स अबाउट इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और कंट्रोल। इनडायरेक्ट एक्विजिशन, वी ऑल नो दैट कि इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे एक कंपनी अनलिस्टेड कंपनी को अक्वायर कर रही थी, तो लिस्टेड कंपनी पे भी उसका इनडायरेक्टली एक्विजिशन हो गया। सो दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स है कुछ वो कर लेंगे, ठीक है? चलो देखना यहाँ पे meaning of indirect acquisition. So for the purpose of regulation 3 and 4, 3 कौन सा रेगुलेशन था बेटा? 3 वाला एक तो ट्रिगर पॉइंट था 25% वाला, 3(1), देन 3(2) था क्रिपिंग वाला। फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन 3 एंड 4 वाला कौन सा रेगुलेशन था? रेगुलेशन 4 टॉक्स अबाउट कंट्रोल। अभी जो हमने पढ़ के आए कि कंट्रोल की बात की, कि भले तेरे पास कोई ट्रिगर पॉइंट ना हो, कुछ ना हो, लेकिन तू कंट्रोल कर रहा है ना कंपनी को, तो भी PE/DPS देना पड़ेगा। तो या तो तू ट्रिगर पे आ रहा है या तो तू कंट्रोल पे आ रहा है। So for the purpose of regulation 3 and 4, acquisition of shares or voting right in any company. Acquisition of what? Shares or voting right in any company. Any company मतलब parent company. Parent company और दूसरी अदर कंपनी मतलब देखते हैं, चलो। Any company or entity, trust, cooperative society etc. or acquisition of control over any company other than entity by any person and pact with him that would result in enabling them to exercise or direct the exercise of such 25% या फिर 5% वो क्रिपिंग 3(1), 3(2) of voting right in or control over a target company, the direct acquisition which would otherwise attract the obligation to make PA of an open offer for acquiring shares under the regulation shall be considered as an indirect acquisition of shares or voting right in the control over target company. I totally get that कि आपको नहीं समझा होगा। मैं क्या करती हूँ कि पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद देखते हो आप इसको समझ पाते हो या नहीं। समझने की कोशिश करना पूरी तरह से। ये एक्वायरर है, ये पेरेंट कंपनी है। अब उसकी कोई भी एंटाइटी हो, ठीक है, एनी एंटाइटी होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है। अब पेरेंट कंपनी कोई भी हो सकती है या होल्डिंग कंपनी ऑफ कोर्स कोई भी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, लिस्टेड अनलिस्टेड हो सकती है, प्राइवेट पब्लिक हो सकती है, इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। डिड यू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड? कि ये जो है ना, ये एक्वायरर है, इसने टेक ओवर किया पेरेंट कंपनी का। पेरेंट कंपनी कैन बी एनीथिंग,
पेरेंट कंपनी कैन बी एनीथिंग, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, प्राइवेट, पब्लिक, इंडियन कंपनी या फिर आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी, कोई भी हो सकती है पेरेंट कंपनी, एनी एंटिटी, ठीक है। नाउ ये इसको अक्वायर कर ले रहा है, ठीक है, इसको अक्वायर कर ले रहा है, तो अब ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन हुआ इस लिस्टेड कंपनी का जो इसकी सब्सिडियरी है, वी ऑल अंडरस्टूड दिस, ये भी टारगेट कंपनी हो गई। सो PADPS देना पड़ेगा एंड ओपन ऑफर 26% का ऑफकोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर टारगेट कंपनी में क्या बोला है दैट टारगेट कंपनी इंडियन लिस्टेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की, टारगेट कंपनी जो है वो इंडियन लिस्टेड कंपनी ही होनी चाहिए और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये बेटा जी कि पेरेंट कंपनी हो कोई फॉरेन की, लेकिन अगर आप उसको अक्वायर करने की वजह से किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी को अक्वायर कर ले रहे हो इनडायरेक्टली, दैट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन। समझा? इतना तो समझा होगा कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन किसको बोलते हैं, आई थिंक इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। व्हाट इज़ नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इसका क्या दिया है। 2 काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद 5-2 चालू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा है, आपको पता है क्या? आई डोंट नो वेदर मैं आपको दिखा पाऊँगी या नहीं, बट अगर मैं आपको दिखा पाई तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना बड़ा है। देखना है ऐसे, ये रेगुलेशन 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ख़त्म कहाँ हो रहा है जब उतना देखना आप, इसीलिए मैं ये श्योर नहीं कि मेरा बैटरी भी थोड़ा कम है, ये हो पाएगा या नहीं, बट आई विल डू टिल माई बैटरी डाइज। यहाँ तक है। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू रियली इमेजिन दिस? फिर 9 जो हमको करना है, जो हमारा टारगेट है आज का। लेट्स सी दिस इज़ द टारगेट एंड लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स आउट टिल ईयर और नॉट, टिल दैट टाइम माई बैटरी अंडरस्टैंड्स मी और नॉट, लेट्स सी दैट। अब आपको ये लाइन समझ में आएगी क्या बोला है, देखना। फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन 3 and 4 की जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एनी कंपनी, पेरेंट कंपनी कोई भी हो सकती है और एनी एंटाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो सकती है पेरेंट कंपनी, अदर एंटाइटी बाय एनी पर्सन, मतलब कि पेरेंट कंपनी का अगर अक्वायरर जो है वो अक्वायर कर रहा है उस कंपनी को, दैट वुड रिजल्ट इन एनेबलिंग हिम देम टू एक्सरसाइज और डायरेक्ट द एक्सरसाइज ऑफ सच परसेंटेज और वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी। द टारगेट कंपनी कौन हो गई? इंडियन टारगेट कंपनी हो गई। द डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ विच वुड अदरवाइज अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन टू मेक PA ऑफ एन ओपन ऑफर फॉर अक्वायरिंग शेयर्स अंडर द रेगुलेशन शैल बी कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन। या आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं इसको फॉलो करने की, मैं खुद भी नहीं वैसा फॉलो करने वाली हूँ। लैंग्वेज मैटर्स। इंटरप्रिटेशन बाय AV क्या है देखना। इंटरप्रिटेशन मैंने क्या दिया है वो देखना। इफ़ एन एक्वायरर acquires द पेरेंट एंटाइटी ऑफ अ टारगेट कंपनी रिजल्टिंग इन एक्वायरर बिकमिंग एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज 25% और मोर वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, देन द डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ पेरेंट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ अ टारगेट कंपनी। कि डायरेक्ट एक्विजिशन आपने किया पेरेंट कंपनी का, वो अनलिस्टेड कंपनी है लेट्स से, तो कहीं ना कहीं आप टारगेट कंपनी का आपने इनडायरेक्ट एक्विजिशन किया, उसकी सब्सिडरीज जो भी होंगी। तो 2 काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन भी होते हैं अब, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्विजिशन 2 टाइप के होते हैं, कैसे होता है तो देखना। 2 काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन कौन से होंगे? इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 5(2) हैज़ बीन कंप्लाइड विथ, तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन को हम इनडायरेक्ट एक्विजिशन मानेंगे। और इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 5(2) हैज़ बीन कंप्लाइड विथ, हैज़ नॉट बीन मतलब रेगुलेशन 5(2) में, अभी तो हम 5(1) पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेगुलेशन 5(2) में कोई भी कंडीशन, जो भी कंडीशंस है, अगर आपने सारी की सारी कंप्लाई की है पूरी, तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन को डायरेक्ट एक्विजिशन मानेंगे। तब मानेंगे कि भाई अब ये इनडायरेक्ट नहीं तो डायरेक्ट एक्विजिशन है, तो उसके लिए PADPS का टाइम स्लॉट अलग होगा। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट एक्विजिशन, अच्छा इसका भी डेज होता है PADPS 2 डेज़ में, 5 डेज़ में, वो आई थिंक आपका लास्ट वीडियो में आएगा probably. सो इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन रेगुलर, मतलब 5(2) में 5 कंडीशन है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें से आपने 4 क्या 1 में ही कर पाए, तो हम उस इनडायरेक्ट एक्विजिशन को इनडायरेक्ट एक्विजिशन ही मानेंगे। और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट माना तो ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ सेबी सच रेगुलेशन 2011 आर एप्लीकेबल एज इट्स एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्विजिशन का प्रोसेस अलग है और डायरेक्ट एक्विजिशन का प्रोसेस अलग है। तो लिबरल है ना टाइम लिमिट इनडायरेक्ट वालों के लिए, काफ़ी टाइम ज़्यादा दिया है। और अगर इनडायरेक्ट को हमने डायरेक्ट एक्विजिशन मान लिया, क्योंकि आपने सारे कंडीशन जो हमने बताया वो
5(2) के फॉलो कर रहे हो तो हम मानेंगे कि आपका एक्विजिशन डायरेक्ट एक्विजिशन है. इन दैट केस ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ सेबी सच रेगुलेशन 11 आर एप्लीकेबल ऑन दैट कंपनी इफ इट्स एज इट्स अ डायरेक्ट एक्विजिशन एंड नॉट एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन. समझने की कोशिश करना. डायरेक्ट एक्विजिशन के लिए स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट है, इसके लिए लिबरल टाइम लिमिट है. डिफरेंस इन टाइम लिमिट है इन दोनों के बीच में. इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्विजिशन के बीच में सिर्फ टाइम लिमिट टाइम लाइन्स का डिफरेंस है. ठीक है बेटा. तो अब रेगुलेशन 5(2) समझने की कोशिश करना. दैट सेज कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्विजिशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. हमने बोला ना कि 5(2) में जो रूल्स है अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन को हम डायरेक्ट एक्विजिशन मानेंगे. तो कौन से सर्कमस्टेंसेस है वो देखते हैं. सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रेगुलेशन इन केस ऑफ एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन ट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ 5(1) वेयर ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सच. ठीक है, चलो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है. क्या बोला देखते हैं. द प्रपोर्शनेट NAV ऑफ टारगेट कंपनी एज परसेंटेज ऑफ. ये थोड़ा लाइन थोड़ा ट्रिकी है. ठीक है, अभी से बता दे रही हूँ, लाइन थोड़ी ट्रिकी है. तो आपको कोशिश क्या करनी है, ये कोशिश करनी है समझने की. मैंने पहले ही बताया 5 रेगुलेशन 5 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है. सो द प्रपोर्शनेट NAV ऑफ टारगेट कंपनी एज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेट NAV ऑफ एंटाइटी दैट इज पेरेंट कंपनी. तो दोनों का जो कंसोलिडेटेड NAV है टारगेट कंपनी का, पेरेंट कंपनी का. टारगेट कंपनी कौन, जो इंडिया की इनडायरेक्ट जिसका एक्विजिशन आपने किया है उसका, और पेरेंट कंपनी बीइंग अक्वायर्ड, उनका कंसोलिडेटेड NAV दो मुझे, टारगेट कंपनी का और पेरेंट कंपनी का. NAV ऑफ टारगेट कंपनी एंड पेरेंट कंपनी. तो अगर ठीक है सब्सिडरी कंपनी आपकी जो है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी जो मतलब टारगेट कंपनी आपकी है उसका NAV 80% से ज़्यादा है कंसोलिडेटेड टर्नओवर के. तो इसको समझाओ कैसे. अगेन आगे एग्जांपल आएगा. पहले सिर्फ इस चीज़ को सब थोड़ा सा समझ लोगे ना. अगर ये चीज़ 100% है ना, इसका आप 30% भी समझ लोगे ना, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी. क्योंकि आगे एग्जांपल आएगा आपको 100% समझ आएगा. बट थोड़ा समझने की कोशिश करना कि टारगेट कंपनी और पेरेंट कंपनी दोनों का टर्नओवर मिला के जो भी टर्नओवर होगा, अगर उसका 80% से ज़्यादा टारगेट कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है जिसको हमने इनडायरेक्ट एक्विजिशन किया है, अगर उसके 80% से ज़्यादा NAV है, किसका NAV है, किसका, वो टारगेट कंपनी या जो भी सब्सिडरी इंडियन लिस्टेड कंपनी है उसका. ठीक है, इतना समझ में आया. फिर नेक्स्ट बोला है द प्रपोर्शनेट सेल्स टर्न, मतलब ये कंडीशन आप फॉलो कर रहे हो, पूरा कर पा रहे हो. या फिर द प्रपोर्शनेट सेल्स टर्नओवर ऑफ टारगेट कंपनी, जो सेल्स टर्नओवर है ना टारगेट कंपनी का, एज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेट सेल्स टर्नओवर ऑफ द एंटाइटी और बिजनेस बीइंग अक्वायर्ड. मतलब ये बेटा बिजनेस बीइंग अक्वायर्ड मतलब इतना आप अक्वायर कर चुके हो. तो देखो जो सेल्स टर्नओवर है टारगेट कंपनी का या सब्सिडरी कंपनी मान लो, 80% ऑफ कंसोलिडेटेड सेल्स टर्नओवर से ज़्यादा है. मतलब अगर आप पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का टर्नओवर मिलाओगे, सेल्स टर्नओवर, उसके 80% से ज़्यादा अगर इसके पास है ना सेल्स टर्नओवर, इसने एक्वायर किया हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा 80% ऑफ सेल्स टर्नओवर से ज़्यादा का एक्वायर आपने किया है, तो उसके आगे क्या होगा वो बाद में देखते हैं. सिर्फ इसको समझने की कोशिश करना. The proportionate market capitalization of the target company is a percentage of enterprise value of the entity or business being acquired. यहाँ पर तो बेटा सबका कंसोलिडेटेड था. यहाँ पर था NAV कंसोलिडेटेड, यहाँ पे था 80%. ये तो तीनों चीज़ें सब में सेम है. ठीक है, यहाँ पर था NAV, यहाँ पर था सेल्स टर्नओवर, और यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू है. तो प्रोपोर्शनल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द टारगेट कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द एंटाइटी और बिजनेस बीइंग अक्वायर्ड. 80% से ज़्यादा एंटरप्राइज वैल्यू, 80% ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू से ज़्यादा का मार्केट कैप है अगर सब्सिडरी कंपनी का. तो ये तीनों भी मिला के बोलने की क्या कोशिश की है वो देखना. So in excess of 80% on the basis of most recent audited financial statements. बस यही बाकी रह गया था. So in अगर ये जो है ना, अगर ये in excess है, in excess of 80% on the basis of most recent audited financial statement, such a indirect acquisition shall be regarded as direct acquisition of target company for all purpose of these regulation including without limitation the फिर यहाँ पे क्या है, the
The obligation related to timing, pricing and other compliance requirement for the open offer. See, नीचे का लाइन तो मेरे को समझ गया कि टाइम लिमिट, जो भी टाइमिंग है, प्राइसिंग है, वो मुझे उस डायरेक्ट एक्विजिशन के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। क्या मुझे ये तीनों समझा? क्या मुझे ये तीनों समझा? ये तीनों में सिर्फ इतना बोलने की कोशिश की हुई थी कि जो प्रपोर्शनेट एनएवी है, अगर ऑफ टारगेट कंपनी एज अगर वो मतलब इतना सा बोलने की कोशिश की गई थी, सिर्फ इसको पढ़ो, ठीक है। ये सब्सिडरी कंपनी का जो एनएवी है ना, वो ज़्यादा है 80% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर से, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी का जो सेल्स टर्नओवर है ना, वो ज़्यादा है 80% ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेट टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर से। और सब्सिडरी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो ज़्यादा है 80% ऑफ होल्डिंग कंपनीज एंटरप्राइज वैल्यू। होल्डिंग कंपनी, सी यहाँ पे दोनों कंसोलिडेटेड है, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू निकाल के उसका 80% निकालना है, फिर देखना है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी से ज़्यादा है क्या। इन एक्सेस में अगर आता है तो भाई, तो फिर मोस्ट रिसेंट ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हम मान लेंगे कि तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्विजिशन है, ठीक है। सच इनडायरेक्ट एक्विजिशन शैल बी रिगार्डेड एज डायरेक्ट एक्विजिशन। मतलब ये तीनों में से अगर आप कोई भी किसी के भी अंडर घुस जा रहे हो गलती से भी, तो हम मान लेंगे कि आपका जो एक्विजिशन है वो एक डायरेक्ट एक्विजिशन है। और सारी जो भी टाइम लिमिट है, सारी चीज़ें हैं, वो हम डायरेक्ट एक्विजिशन के हिसाब से फॉलो करेंगे। I hope I tried my best to make you understand this. I just hope you really understood this. बाकी तो देखा जाएगा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर देखना बेटा, 5.2 में क्या बोलने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि एनएवी जो है ना, ठीक है, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है, ठीक है। ये प्राइमरी एक्विजिशन किया था बी लिमिटेड का, सी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करना, पेरेंट कंपनी का एनएवी है 180 करोड़ का, और टारगेट कंपनी का जो एनएवी है वो है 820 करोड़ का। समझ में आया? इसका जो एनएवी है वो है 820 करोड़ का, और पेरेंट कंपनी का एनएवी है 180 करोड़ का। अगर मैं ये दोनों को कर दूँ, मिला दूँ, तो कंसोलिडेटेड मिल जाएगा। कंसोलिडेटेड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 180 क्या है? 180 है टारगेट कंपनी का, और 820 है किसका बेटा? सब्सिडरी वाली का। तो 1000 करोड़ आ रहा है। अब मैं 1000 करोड़ का 80% निकालती हूँ तो 800 आता है। तो कंसोलिडेटेड टर्नओवर, पहली बात तो कितना हो गया? कंसोलिडेटेड टर्नओवर हो गया 1000, ठीक है। यहाँ पर आ गया कंसोलिडेटेड टर्नओवर हो गया 1000। उसका 80% निकालूंगी तो 800 आता है। अब मुझे ये देखना है कि सब्सिडरी कंपनी का एनएवी कितना है। तो सब्सिडरी कंपनी का एनएवी है 820, ठीक है। यहाँ से समझने की कोशिश करना। कैसे ले जाओ इसको कि कैमरे में आप सब देख पाए? थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश कर रही हो। चलो, तो सब्सिडरी कंपनी का एनएवी कितना है बेटा? सब्सिडरी कंपनी का एनएवी है, यहाँ पर देखना 82% है, सॉरी 820 है, मतलब 82% ऑफ कोर्स। तो 820 करोड़ है सब्सिडरी कंपनी का एनएवी, और 80% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर कितना है? तो 80% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर यहाँ पे निकाला तो 800 आ रहा था। तो क्या 820 इज़ मोर देन 800? यस, 820 इज़ मोर देन 800। तो अगर 820 मोर देन 800 है, मतलब आपने एक क्राइटेरिया फुल कर ली। तो आप कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप पूरी कर लेते हो, कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप पूरी कर लेते हो, तो आपको आपका एक्विजिशन डायरेक्ट एक्विजिशन माना जाएगा। कोई भी एक पूरी कर लेते हो, या क्या था उसमें? देखते हैं। If any of the conditions specified under regulation 5.2 has not been complied with, तो इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट मानेंगे। इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 5.2 हैज़ बीन कंप्लाइड विद, मतलब सिर्फ इतना बोलने की कोशिश की गई थी यहाँ पे कि अगर आप कोई भी कंडीशन 5.2 वाली की आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो हम मान लेंगे कि आपका इनडायरेक्ट एक्विजिशन है। और इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 5.2 हैज़ बीन कंप्लाइड विद, मतलब एक सिंगल भी आप कवर आ जा रहे हो, एक सिंगल में भी आ जा रहे हो, तो भी डायरेक्ट मान लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सब फॉलो करना है। ये 3 कंडीशन दिया, इसमें से एक में भी घुस गए तो आपका एक्विजिशन डायरेक्ट एक्विजिशन मान लिया जाएगा। सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं 5.2b की तरफ। अब ये सेल्स टर्नओवर वाला जो एग्जाम्पल था ना, ये वाला,
सेल्स टर्नओवर वाला, उसका एग्जांपल लिया है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखना, रेगुलेशन 5(2) भी सेल्स टर्नओवर की बात कर रहा है। ए लिमिटेड जो है वो प्राइमरी एक्वायर कर रहा है बी लिमिटेड को, और ये सी लिमिटेड है, टारगेट कंपनी है। ये इसका सेल्स टर्नओवर है 820 करोड़ का, और इसका सेल्स टर्नओवर है 180 करोड़ का। आई होप विजिबल तो होगा। ये 180 करोड़ है, ये 820 करोड़ है। टोटल मिला के कितना हो जा रहा है, 1000 करोड़। तो टोटल कंसोलिडेटेड सेल्स टर्नओवर कितना हो गया, 1000 करोड़ हो गया। अब टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करते हो तो नेट एसेट वैल्यू आता है। नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी माइनस करोगे तब नेट एसेट वैल्यू आता है। इसको क्या बोलते हैं, एनएवी को नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। बट इसकी ज़रूरत नहीं थी अपने को। डीम टू बी अ डायरेक्ट एक्विजिशन, क्यों हुआ ये डायरेक्ट एक्विजिशन बेटा, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी ऑन कमेंट, क्यों हुआ ये डायरेक्ट एक्विजिशन, क्यों हुआ ये डायरेक्ट एक्विजिशन। हमको क्या चाहिए, हमको कंसोलिडेटेड सेल्स टर्नओवर चाहिए था। कंसोलिडेटेड सेल्स टर्नओवर 1000 आ रहा है, ये हो रहा है 180, और इसका है 820, तो सेम हुआ ना बेटा, सेम हुआ। कैसे, ये समझने की कोशिश करना। जो कंसोलिडेटेड सेल्स टर्नओवर है, अगर हम उसका 1000 का 80% निकालते तो 800 आएगा। सिंस टारगेट कंपनी के पास 80% से ज़्यादा है, ये 820 है ना, हेंस सी लिमिटेड का डायरेक्ट ये जो है सी लिमिटेड का डायरेक्ट एक्विजिशन माना जाएगा। चलो, देन वी कम्स अंडर रेगुलेशन 5(2)(1). 3 आना चाहिए वैसे तो, बट क्यों लिखा है पता नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एंटरप्राइज वैल्यू, वो निकाल लें। तो अभी हमको ये दोनों तो अच्छे से समझ गया होगा। आई डोंट थिंक सो सिंगल पर्सन वुड हैव डाउट इन दीज टू, ये दोनों तो समझ गया होगा। अब एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले तो कैसे निकालते हैं वो देखना, और एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखना है, इस वाले को पूरा करने के लिए। वीडियो जो है वो अभी 1.5 घंटे की बन चुकी है, उससे ज़्यादा। 1.5 घंटे से मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ आपके साथ। अब पता नहीं कितनी हिम्मत बची है, लेकिन आई जस्ट होप इतना बड़ा वीडियो अपलोड भी हो जाए, क्योंकि अभी तक लास्ट मैंने आई थिंक 1 hour 24 minutes की बनाई थी। एक्चुअली एक साथ बनाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है, अपलोड करने में भी टाइम लगता है, और अदर पार्ट है इसकी बोलते बोलते भी मेहनत लगती है यार। चलो कर लो। 5(2)(1) क्या बोल रहा है देखना, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एंटरप्राइज वैल्यू। मैं ना एक काम करती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ, ठीक है, फिर आपको फटाफट बता पाओगे, क्योंकि ऐसे टाइम भी बहुत हो जाएगा। क्योंकि अभी मुझे पूरा ये चेक करना पड़ेगा, ये इसको शॉर्ट में आपके सामने पेश करना पड़ेगा, तो वैसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका पूरा इतना बड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है कि एंटरप्राइज वैल्यू है करके। फिर ये हो जाएगा, तो ये हो गया टाइमिंग ऑफ पीए एंड डीपीएस। ये अभी आज कवर करूँ या नहीं समझ नहीं पा रही मैं। रेगुलेशन 13, इनडायरेक्ट एक्विजिशन एज इनडायरेक्ट एक्विजिशन होगा तो उसका टाइमिंग क्या होगा, वो है ये। तो टाइमिंग तो मैं सबका एक साथ ही कवर करूँगी, टाइमिंग तो आज नहीं लेंगे हम, ठीक है। ये टाइमलाइन है बेसिकली, तो ये तो अब एक साथ ही कवर होगा। ये केस स्टडीज़ है उसके, तो ये केस स्टडीज़ आज ले लूँगी अगर हो गया तो। इनडायरेक्ट एक्विजिशन डीम्ड एज डायरेक्ट एक्विजिशन, टाइमिंग ऑफ पीए, टाइमिंग ऑफ डीपी, ये भी बाद में ही आएगा। टाइमिंग सारे बाद में आएंगे, टाइम लाइन्स एक साथ जाएंगे। ये क्या है, ये भी सारा टाइमलाइन का ही गेम है। तो ये सब तो नहीं आएगा आज, ये केस स्टडी भी मैंने बताया था सेपरेट वीडियो में ही जाएगा, ये सब तो आज नहीं आ पाएगा। बट 5A डी लिस्टिंग ऑफर ये ज़रूर आएगा, 5A आएगा, या फिर 5A भी बाद में ही करा लेते हो। एक काम करते हैं, रेगुलेशन 9, रेगुलेशन 29, 30, 31 तो हो गया। हम एक काम करते हैं, आज हम 1.5 hour ऑलरेडी हो गया है, आज हम इसको यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू 5A बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है, तो टाइमिंग के साथ 5A भी ले लूँगी।
अब इसको 2 पेज में ख़त्म करती हूँ ताकि आप लोग भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, काफ़ी टाइम से मेरे साथ ही हो, ठीक है। 5 to 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेट्स रीड दिस वन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। ऑलराइट, सो ये रहा ए लिमिटेड और इसने प्राइमरी एक्विजिशन किया है बी लिमिटेड का, पेरेंट एंटाइटी है, ठीक है। एंटरप्राइज वैल्यू है इसका 1000 करोड़, यहाँ पर लिखा है एंटरप्राइज वैल्यू इसका 1000 करोड़। अब ये जो है ना बी लिमिटेड का कंट्रोल है सी लिमिटेड पे, मतलब सब्सिडरी है। अब जरूरी नहीं कंट्रोल हो तो सब्सिडरी है, बट कंट्रोल है, चलो ठीक है। तो हमको रेगुलेशन 4 के हिसाब से ये पता है कि कंट्रोल होता है किसी कंपनी का तो भी PADPS देना पड़ता है, इतना तो हमको पता ही है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करना कि बी लिमिटेड का कंट्रोल तो है, समझ में आता है। सी लिमिटेड जो है वो एक टारगेट कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 820 करोड़ है, ठीक है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 820 करोड़ है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका एंटरप्राइज वैल्यू 1000 करोड़ का है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है बेटा? 820 करोड़। किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट कंपनी। तो टारगेट कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 80% ऑफ टारगेट कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर वो ज़्यादा है 80% ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ पेरेंट कंपनी, इन दैट केस हम मान लेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्विजिशन को हम डायरेक्ट एक्विजिशन मान लेंगे। नाउ इसका एंटरप्राइज वैल्यू है 1000 करोड़ का। अब एंटरप्राइज वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो वो कैसे निकालना, उसका भी डेफिनेशन दिया है पीछे, बट एंटरप्राइज वैल्यू कितना है बेटा? एंटरप्राइज वैल्यू है कितना? 1000 करोड़ का है। तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ कि एंटरप्राइज वैल्यू 80%, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखो तो 80% ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। तो 80% ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू 1000 का अगर मैं 80% निकालूँ तो 800 आएगा। तो इसका एंटरप्राइज वैल्यू आ रहा है, इसका एंटरप्राइज, अच्छा ऐसे करने से उजाला आ रहा था, क्यों? रिफ्लेक्शन जा रहा है क्या? हाँ, कैन यू सी दैट? अभी इसको हटा दूँगी तो अंधेरा हो जाएगा। माय गुडनेस, ये सारे भी ट्रिक्स होती है क्या? ये तो पता ही नहीं था हमें। चलो, जब फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना डाल दिया जाए। सो 80% ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ पेरेंट कंपनी। सो लेट्स से नाउ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट कंपनी इज़ 800, नहीं कितना है मार्केट कैपिटलाइजेशन? कितना है टारगेट कंपनी का? मार्केट कैपिटलाइजेशन है 820। तो ये 820 और ये 800 ज़्यादा है ना, तो हम मान लेंगे कि ये भी एक इनडायरेक्ट एक्विजिशन को डीम टू बी डायरेक्ट एक्विजिशन मान लेंगे, ठीक है। देखो फिर से अंधेरा हो गया। व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ यू माई कैमरा? ये ऐसे कैसे होता है? ये लॉजिक तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार, बट ठीक है, अच्छी बात है। अब देखना क्या बोला है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस विच इज़ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, ठीक है। कोशिश करना, थोड़ा सा ट्रिकी है, आई होप यू गेट दैट। इसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके पानी पी लेती हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ है। बेसिकली एग्ज़ाम में कैलकुलेशन तो नहीं आना चाहिए, बट हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए हमको चाहिए होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है। 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। तो जो भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर आएगा टारगेट कंपनी का, इनटू नंबर्स ऑफ शेयर कर देंगे तो वी विल गेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन देयर। इतना समझा? फिर क्या बोला है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ प्राइमरी एक्विजिशन ऑफ पेरेंट कंपनी और डेट ऑफ न्यू इन पब्लिक डोमेन न्यूज़ इन पब्लिक डोमेन रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ पेरेंट कंपनी। मतलब ये कि जिस दिन आपने प्राइमरी एक्विजिशन किया है पेरेंट कंपनी का, या फिर जो भी अर्लियर होगा दोनों में से, या फिर जब पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन गई दैट दिस कंपनी इज़ एक्वायरिंग दिस कंपनी, ठीक है। जो भी अर्लियर होगा दोनों डेट में से, उस डेट को लेंगे। इतना समझा? अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हम पहले देखो, हम मेरी बात समझने की कोशिश करना। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है, तो उसके लिए हमको चाहिए होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पर्टिकुलर दैट टारगेट कंपनी, एंड VWAMP जो है वो भी हमको टारगेट कंपनी का चाहिए, समझा? इसको निकालने के लिए हमने 2 डेट देखे कि जब वो अक्वायर हुई थी वो कंपनी, या फिर जब पब्लिक डोमेन में उसका न्यूज़ आया था कि वो कंपनी अक्वायर होने वाली है। वो दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा उस डेट को हम ले लेंगे। इतना भी समझ में आ गया? इतना समझा होगा ना आपको, है ना? हाँ जी। नाउ
जो भी दोनों में से जो भी डेट आया वो डेट को पकड़ लिया. नाउ 60 ट्रेडिंग डेज. टारगेट कंपनी मैक्सिमम शेयर्स ट्रेडिंग ऑन BSE NSE, जिस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग ज़्यादा है वो लेंगे. सो जो भी डेट अर्लियर है ना उससे 60 ट्रेडिंग डेज काउंट करेंगे. वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दो डेट्स लेंगे कि जिस दिन आपने प्राइमरी कंपनी का एक्विजिशन किया था वो डेट, या फिर जिस दिन पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ फैल गया था कि इस दिन आप अक्वायर करने कि ये अक्वायर करने वाले इस कंपनी को. दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगा उस डेट को ले लेंगे. वहाँ से 60 ट्रेडिंग डेज काउंट करेंगे. टारगेट कंपनी का जो भी मैक्सिमम शेयर्स ट्रेडिंग टारगेट कंपनी का जो भी मैक्सिमम शेयर्स देखेंगे कि टारगेट कंपनी का जो मैक्सिमम शेयर्स है वो ट्रेड किस पे हो रहा है, NSE पे हो रहा है, BSE पे हो रहा है. जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग ज़्यादा है वो लेंगे. लेट्स से BSE पे उसका शेयर ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, हमने BSE ले लिया. यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा या नहीं? अब X जो है मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, एंड P जो है ये क्या है, क्या लिखा है मैंने, रिस्पेक्टिव प्राइस ऑफ सच ट्रेड. रियली रेगुलेशन 2(1)(2) और दिस वन 8 आई गेस. सो ये फॉर्मूला है बेसिकली इसका, दैट x1 इंटू P1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 P3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3. ये फॉर्मूला है इसका क्या निकालने का, वेटेड वॉल्यूम एवरेज मार्केट प्राइस, सॉरी वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस. x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3. सिंपल है, x1 P1 x2 P2 x3 P3. ये रहा फॉर्मूला. अब इसका सॉल्यूशन, अब इसको एक्सप्लेन क्या है बेसिकली. अब इस एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करना. ठीक है, पढ़ने की कोशिश करना. मेरे को पता है आपका हिल गया होगा थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, काम डाउन हो जाओ, पढ़ने की कोशिश करो. सो फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द परसेंटेज referred to in clause C of this sub-regulation, the market capitalization that they are talking about of the target company shall be taken into account on the basis of this one, volume weighted average market price of such shares on the stock exchange for a period of 60 trading days preceding the earlier of the date on which the primary acquisition is contracted, or date on which the intentions or decisions to make the primary acquisition is announced in the public domain as traded on the stock exchange, where the maximum volume of trading in the shares of target companies are recorded during such period. तो ये तो अभी हमने इंग्लिश में लिखा है, जो हमने समझ चुके थे वो हमने इंग्लिश में लिखा है, बस वही किया. अब इसके बारे में समझने की कोशिश करना. वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मीन्स द प्रोडक्ट multiple of the number of equity shares trading on a stock exchange and the price of each equity shares divided by the total number of equity shares trading on the stock exchange. ये क्या बोला देखना, means the product multiple of the number of equity shares traded on the stock exchange and the price of each equity shares divided by the total number of equity shares traded on the stock exchange. मतलब कुछ नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ जो हमने पढ़ा था पहले, ये फॉर्मूला x1 इंटू P1 x2 इंटू P3, ये सब P2 x2 x1 P1 x2 P2 x3 P3 whatever. नोट देखना क्या लिखा है. इफ एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन डजंट फॉल इन एनी ऑफ द क्राइटेरियाज मेंशन्ड इन 5(2) देन इट विल बी ट्रीटेड एज सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन. ओ वाओ, बताने के लिए थैंक यू, पता ही नहीं था हमको. चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं एंटरप्राइज वैल्यू. क्या देख रहे हैं बेटा, एंटरप्राइज वैल्यू देख रहे हैं. चलो ज़्यादा नहीं करना है, टेंशन मत लो, 2 घंटा तो नहीं लगाऊंगी मैं, बट मैं ये देख रही थी कि बस एक पेज, दैट्स इट. कैन यू बिलीव इट, बिलीव इट और नॉट, इट्स जस्ट 1 पेज, द लास्ट पेज.
Thank God 2 hours तक नहीं गया. I was also afraid because 2 hours that's gonna a very long time for me to upload the video also ना. It would take like 7 to 9 hours to upload this video. Can you imagine that? So much of work. So A Limited. अच्छा मैं अभी अपना कैलसी रख दूँगी तो ये गोरा हो जाएगा क्या? रिफ्लेक्शन जाता है क्या? क्या जाता है क्या पता? नीचे रखूँ तो जाएगा? नहीं. गोरा होने की क्या प्रक्रिया है भाई? ऐसे तो पता ही नहीं था हमें. चलो गोरा तो हो गया है थोड़ा बहुत. ऐसे ज़्यादा गोरा हो गया लेकिन ऐसे क्या होता है इसमें समझ नहीं आता. बट क्या होता है, चलो मैं ऐसे पकड़ के रखती हूँ आप लोगों के लिए ताकि गोरा गोरा दिखे आपको. सो रेगुलेशन 5(2)B में क्या बोला देखना. ए लिमिटेड जो है ना वो प्राइमरी एक्विजिशन कर रहा है बी लिमिटेड का. ठीक है, ये अक्वायरर है और ये अपन कर चुके हैं क्या बेटा? ये किया है ना अपन ने. हाँ, तो हम इस पर क्यों आ रहे हैं? हम तो एंटरप्राइज वैल्यू देख रहे थे. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू रोशनी? चलो कोशिश करती हूँ समझाने की. सो एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो एंटरप्राइज वैल्यू मीन्स द वैल्यू कैलकुलेटेड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी, पेरेंट एंटिटी प्लस डेट, माइनॉरिटी interest, preferred shares minus total cash and cash equivalent of such parent company. Rationale behind this one, forget that shit. मैं आपको बताती हूँ करना क्या है. मैं आपको बताती हूँ इसमें करना क्या है. तो सबसे पहले क्या बोला देखना. एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? मीन्स द वैल्यू कैलकुलेटेड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी. means the value calculated as market capitalization of a company, parent entity. तो एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो आपने कैलकुलेशन किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन का पेरेंट कंपनी का, उसमें आपको डेट ऐड करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड करना है, प्रेफर्ड शेयर्स ऐड करना है, माइनस करना है टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ सच कंपनी दैट इज़ पेरेंट कंपनी इटसेल्फ. ये प्रोसेस है, करना पड़ेगा. रैशनल बिहाइंड डीवी इज एंटरप्राइज वैल्यू. अक्वायरर जो है ना वो परचेज कर रहा है, वो परचेज कंसिडरेशन दे रहा है एंटरप्राइज को, पेरेंट एंटिटी को, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन. मतलब कि ये बोलने की कोशिश की गई है कि क्यों निकालना है ना एंटरप्राइज वैल्यू, क्यों निकालना है एंटरप्राइज वैल्यू? इसलिए निकालना है क्योंकि आप इसके एंटरप्राइज का वैल्यू निकालोगे तभी तो आप उसको परचेज कंसिडरेशन दे पाओगे. दैट इज़ द रैशनल बिहाइंड इट. और एक्वायरर जो है वो कैलकुलेट करेगा एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू मेक टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, फिर क्या है माइनॉरिटी या फिर डिसेंटिंग शेयर होल्डर, एक्स्ट्रा प्रीमियम उनको कुछ देना है, वो सारा चीज़ें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसमें से आप माइनस करोगे कैश रिजर्व ऑफ द एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस, ये आप माइनस करोगे. तो बेसिकली डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट क्या क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है? तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, क्रेडिटर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, माइनॉरिटी एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर, एक्स्ट्रा पेमेंट, इनको जितने भी पैसे देने हैं वो ऐड करके जिसमें से कैश कंपोनेंट है वो माइनस करो. सो द कैश reservoir of enterprises will reduce the burden on acquirer while making payment to the equity shareholder, preference shareholders and this thing. So this is how you calculate the enterprise value, and I would like to sum up my video with the note that I really do a lot of hard work in making these videos. I really want everyone, whoever is watching, please subscribe my channel and keep following me so you will get the notification, of course, whenever I am making such videos, because in my videos I do not do dunyadari. If somebody else would have making this video, they must have stressed it into 5 part, 6 part, making it of 2 hours, going slow. So of course the classes think this is how they work. So in order to show that कि बहुत मेहनत लगती है क्लासेस और में, ऑफ कोर्स लगती है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट कि नहीं लगती है, बट
क्या होता है कि कभी कभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें कट टू कट बता के आप 6 घंटे की वीडियो को 2 घंटे में भी कंप्राइज कर सकते हो. दिस इज़ वॉट द मोटो वॉज, and that's what I'm trying to do it, and trying to discipline this thing in my life, in my subscribers life, my people who are watching me every day out there. So just for helping everyone and spreading the knowledge, even my motivation or my motto behind this is just one, that I want to spread, or I want to disseminate the knowledge that I have to the maximum people. So I would really say everyone to please subscribe my channel, whoever is watching, and try to share this to the maximum people and ask them to subscribe my channel as well. All right, thank you for watching.